सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। विल बी बिगिनिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड। सच सच बताओ, ये वाले जो थ्योरी वाले टॉपिक्स है इस पे सबसे ज्यादा टेंशन होता है क्या? डू यू टेंड टू फॉरगेट कि क्या दिया हुआ है? ठीक है, आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज आई कैन। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड वाला यूनिट है, इसका जो वेटेज है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। इसमें 5 यूनिट्स है। अगर आप सोच रहे हो कि पर यूनिट 2 नंबर का आ रहा है तो दैट इज नॉट ट्रू। जब फर्स्ट टाइम ये आया था चैप्टर तो मुझे लगा था परहैप्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन जब मैंने इसके सितंबर 24 और जून 24 के पेपर्स देखे तो आई कुड रियलाइज किसी से ज़्यादा आता है, किसी से कम आता है। जो मेरा आज तक का एनालिसिस बोलता है सबसे ज़्यादा आता है सेकेंड यूनिट से, टैरिफ एंड द नॉन टैरिफ मेजर्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट यूनिट। ठीक है, हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट कितने समय में कवर अप करते हैं, देन वी कैन डिसाइड कि वी कैन टेक अप यूनिट 2 की यूनिट 4। परहैप्स आज हम लेंगे यूनिट 4। यूनिट 1 यूनिट 4, यूनिट 2 थोड़ा सा लंबा है, सबसे ज्यादा आता है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। कल मैं आपको पढ़ाती हूँ कौन सा, यूनिट 2 अलोन, जिसमें पूरा अच्छे से मैं आपको याद करवाऊंगी। अब बच्चे यूनिट 1 बताता है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, फायदे नुकसान के बारे में बात करता है। लेकिन इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज से कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, आखिरकार कब होगा, क्यों होगा, ये सब की थ्योरीज होती। तो मैं आपको चैप्टर की पूरी समरी से स्टार्ट करती हूँ। ये पूरे चैप्टर में बेटा देयर आर 5 थ्योरीज है ना। 5 थ्योरीज से आपकी मुलाकात होगी जिसमें आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट। कमर कस के बैठ जाओ, है ना, हमको इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे पहली थ्योरी है मर्केंटाइलिज्म। क्या है बच्चे? मर्केंटाइलिज्म। बेटा मर्चेंटाइज क्या होता है? मर्चेंडाइज क्या होता है? मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। तो सबसे पहली थ्योरी मर्केंटाइलिज्म। सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दूंगे बेटा। ये यूरोप में स्टार्ट हुई। कहां पे स्टार्ट हुई? यूरोप। ये इंटरनेशनल ट्रेड की सबसे पुरानी वाली थ्योरी है। 16 से 18 सेंचुरी के बीच में ये डिवाइस हुई है। ठीक है, आई रिपीट इट। ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहां से बिगिन हुआ है? यूरोप। कौन सी सेंचुरीज के बीच में? 16 से 18 सेंचुरी के बीच में। एंड ये थ्योरी कहती है, आपको क्या लगता है एक्सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंपोर्ट? अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो व्हाट डू यू फील इज मोर इंपॉर्टेंट? ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट। तो ये भी वही कहती कि एक्सपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंपोर्ट। अपने आप इकोनॉमी ऐसा करेगी कि गवर्नमेंट ऊपर से आएगी तब करेगी। तो ये थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट उसके कंपैरिजन में कम हो, क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, बोलो बेटा पहली थ्योरी क्या कहती है? ऑनलाइन के सारे बच्चों वेरी गुड आफ्टरनून, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। बोलो बेटा व्हाट डज मर्केंटाइलिज्म से? इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। क्या ये खुद ब खुद होगा? नहीं, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। ये कहां पे बनी बेटा थ्योरी? यूरोप में। और कौन सी सेंचुरी के बीच में? 16 to 18 सेंचुरी। एवरीवन गॉट इट? आगे बढ़ो बेटा। दूसरी वाली जो थ्योरी है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने दी है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। इनका नाम है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरी का नाम क्या है बेटा? एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट यहां पे मीनिंग है क्लीन एडवांटेज, एकदम क्लियर कट एडवांटेज, राइट? क्या बोलना चाहते हैं? ही सेज, मैं एक टेबल बनाती हूं, हाँ उससे समझाती हूं। ओके, तो सपोज बेटा 2 कंट्रीज एट रैंडम, एक तो हम इंडिया लेंगे ही लेंगे, ठीक है? क्या बेटा? तो एक हमने लिया इंडिया और दूसरा हमने लिया, साथ में क्या लोगे? चाली। चलो पाकिस्तान बोला था, पाकिस्तान ले लेते हैं।
ऑलराइट, दूसरी थ्योरी में रशिया ले लेंगे। तो कौन सी दो कंट्रीज है? इंडिया और पाकिस्तान। और सपोज ये दो चीजें बन रही है, एक बन रहा है वीट और दूसरा बन रहा है राइस। ठीक है, क्या क्या बन रहा है बच्चे? वीट बन रहा है और राइस बन रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। अब इंडिया का जो लेबर है, ऐसे तो बेटा कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन यहां इन्होंने केवल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया है, और वो कौन सा वाला है? लेबर। तो हमेशा उन्होंने लेबर के कंपैरिजन में ही समझाया है। उन्होंने बोला इमेजिन करो इंडिया का लेबर 1 घंटे में 10 केजी वीट प्रोड्यूस करता है। कितना करता है रवि? 10 केजी वीट प्रोड्यूस करता है। वहीं पाकिस्तान वाला जो लेबर है ना, वो 1 घंटे में 5 केजी वीट प्रोड्यूस करता है। अब अगर आप चावल के बारे में बात करोगे तो हमारा लेबर 1 घंटे में एक लेबर 3 केजी राइस प्रोड्यूस करता है, जबकि इनका लेबर कितना करता है? 7 केजी राइस प्रोड्यूस करता है। तो बेटा कितनी कंट्रीज कंसिडर कर रहे हैं एंड हाउ मेनी कमोडिटीज? वो भी 2। तो एडम स्मिथ ने लिया था 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया? केवल एक। तो लेबर का 1 घंटे का काम कंपेयर कर। तो एडम स्मिथ बोले इंटरनेशनल ट्रेड केवल तब होगा जब ये जो 2 कमोडिटीज है, एक में आप बेटर हो और अगले वाले में दूसरा बेटर। अगर आप दोनों में बेटर हो तो ट्रेड होगा ही नहीं, आप दोनों में कमजोर हो तो भी ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड लेने के लिए इंपॉर्टेंट क्या? ट्रेड होने के लिए इंपॉर्टेंट यू आर गुड इन वन कमोडिटी एंड इन द अदर कमोडिटी द अदर कंट्री इज बेटर, राइट? अब आप देख रहे हो कि वीट में कौन बेटर है? इंडिया। और राइस में कौन बेटर है? तो हमारा वीट में एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है ओवर पाकिस्तान। एकदम क्लीन एडवांटेज नजर आ रहा है कि वी आर मच मोर एफिशिएंट देन पाकिस्तान। हम 10 केजी बना पा रहे, वो तो बेचारा केवल 5 ही केजी बना पा रहा है। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि चावल के प्रोडक्शन में वो बेटर। तो क्या ट्रेड होगा? ऑफ कोर्स होगा। हम किस चीज का एक्सपोर्ट करेंगे? वीट का। और हम किस चीज का इंपोर्ट करेंगे? वो होगा राइस का। समझ में आया? एब्सोल्यूट मतलब क्लीन एडवांटेज। और उन्होंने क्या क्या बातों पे हाईलाइट किया कि ट्रेड होने के लिए 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल होगा, एक में आप बेहतर होगे, अगले वाले में वो बेहतर होगा। जिसमें आप बेहतर होगे उसका आप करोगे एक्सपोर्ट, जिसमें वो बेहतर होगा उसका आप करोगे इंपोर्ट। ठीक है? अब उसने इस कुछ अजम्पशंस लिए। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रीड कर लो। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पार्टी। अब ये पार्टी हम कंट्री बोल रहे हैं। इंडिया सपोज एक पार्टी है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ अ गुड। क्या हम गेहूं की ज्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं? यस। या तो गुड या प्रोडक्ट या सर्विसेज दैन द कॉम्पिटिटर। हमारा कॉम्पिटिटर यहाँ पे कौन बन के बैठा है? पाकिस्तान, यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। दोनों के केसेस में मैंने क्या बोला? एक लेबर 1 घंटा, टाइम भी उतना, लेबर भी उतना, तो रिसोर्सेज आर इक्वल। जिसमें आप बेटर हो उसका करोगे एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, ये अजम्पशन में से बन सकता है क्वेश्चन। तो क्या क्या बोला? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्री। दूसरा क्या बोला? 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल। ठीक है। तीसरा बोला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। हम इसको इग्नोर कर रहे हैं कि इंडिया से पाकिस्तान पहुंचाने में कितना खर्चा आ रहा है या पाकिस्तान से इंडिया आने में कितना खर्चा हो रहा है, ये हम सोच ही नहीं रहे। हम तो बस देख रहे हैं कि कौन किस में बेटर। बराबर बेटा। फोर्थ बोलता है केवल एक ही आपका फैक्टर है और वो फैक्टर कौन सा है? लेबर। उसी के रेस्पेक्ट में तुलना हो रही है। 2 कंट्री है, 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, केवल लेबर हैज बीन टेकन एज इनपुट। एंड लास्ट वाला क्या है? लेबर मोबाइल है विद इन द कंट्री। हमारे देश में कहीं से भी कहीं जा सकता है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कन्याकुमारी से, कश्मीर, लेकिन वो निकल के पाकिस्तान नहीं जाके बैठेगा, क्योंकि कभी वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया तब तो पाकिस्तान भी गेहूं में बेटर हो जाएगा। तो एक कंट्री के विद इन कहीं पे भी घूमे, ही इज नॉट सपोज टू गो टू अदर कंट्री।
समझ में आया? कुछ पूछना है बेटा? कोई डाउट है? क्या ये थ्योरी सबको समझ में आई? क्वेश्चन आएगा लिख लोगे? अब बेटा तीसरी थ्योरी है डेविड रिकार्डो की। क्या है? डेविड रिकार्डो का द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो मैं ये गेहूं और चावल के एग्जाम्पल से समझाती हूँ बेटा। अब इंडिया जो है वीट बना रहा है 10 केजी, पाकिस्तान वीट कितना बना रहा है 5 केजी। अब बेटा यहां पे मैं रब कर रही हूं, ठीक है? तो हम गेहूं में कितना टाइम्स बेटर है बेटा? 2 टाइम्स बेटर है ना? एक लेबर 1 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वो केवल 5 केजी बना पा रहा है, हम तो उसका दुगना बना पा रहे हैं ना, डबल। वी आर 2 टाइम्स बेटर, राइट? मान के चलो हम राइस बना रहे हैं कितना, सपोज हम राइस में भी बेटर हो गए। किस में बेटर हो गए? हम राइस में भी बेटर हो गए। तो हम राइस कितना बना रहे हैं, मानो 5 केजी। और पाकिस्तान जो राइस बना रहा है वो कितना बना रहा है, सपोज वो बना रहा है 2 चलो हम ले लेते 3 केजी, ठीक है? तो अगर आप 5/3 का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 1.6666 आएगा। और अगर अपन 10/5 का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। मतलब हम गेहूं में भी बेटर है, हम चावल में भी बेटर है, करेक्ट? तो एडम स्मिथ के हिसाब से क्या व्यापार होगा? व्यापार होगा ही नहीं, क्योंकि व्यापार केवल तब होगा जब म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तुमको मेरा फायदा और तुमको मेरा फायदा, मुझे तुम्हारा फायदा। लेकिन डेविड रिकार्डो बोलते हैं कि अगर आप दोनों में बेटर हो तो भी व्यापार होगा। कैसे? बोले माना आप गेहूं में भी बेटर हो, चावल में भी बेटर हो, लेकिन सवाल उठता है कि ज्यादा बेटर किस में हो? आप गेहूं में ज्यादा बेटर हो कि चावल में ज्यादा बेटर हो? गेहूं में ज्यादा बेटर हो तो आप गेहूं का करोगे एक्सपोर्ट, और चावल में यू आर नॉट सो गुड, राइट? कंपैरेटिवली उतना भी अच्छे नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उसका इंपोर्ट कर लोगे। समझ में आया? कंपैरेटिव एडवांटेज। बेटा एब्सोल्यूट एडवांटेज में आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख रहे थे, कंपैरेटिव एडवांटेज में वीट वर्सेस राइस देखोगे। क्या देखोगे? दोनों कमोडिटी के बीच में तुलना करोगे। आर यू गेटिंग इट? उसमें दोनों देशों के बीच में तुलना करे थे कि वो किस में बेटर, आप किस में बेटर। इसमें कंपैरेटिवली एडवांटेज देख रहे हो। एडवांटेज तो दोनों ही कमोडिटी में, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो किस में अधिक एडवांटेज है। जिसमें ज्यादा एडवांटेज होगा उसका करोगे एक्सपोर्ट। तो या मोर बेटर इन वीट, तो आप किसका एक्सपोर्ट करोगे, वीट का, और राइस का करोगे इंपोर्ट। तो बेटा ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो देश दोनों वस्तु में कमजोर है वो भी किसी ना किसी का एक्सपोर्ट तो कर पाएगा। नहीं तो बेटा डेवलप कंट्री हमेशा ही बेटर रहेगी डेवलपिंग से, डेवलप कंट्री हमेशा बेटर रहेगी अंडर डेवलप से। तो अंडर डेवलप तो बेचारा कभी एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो बेटा डगलस इरविन बोलते हैं दिस इज अ गुड न्यूज। क्या बोलते हैं बेटा? डगलस इरविन सेज दिस इज गुड न्यूज, क्योंकि ये न्यूज हमें क्या बता रही है कि कमजोर देश भी एक्सपोर्ट करने की काबिलियत रख पाएगा। मतलब वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। क्या आपको तीनों थ्योरी समझ में आई? फर्स्ट थ्योरी का नाम क्या था बेटा? मर्केंटाइलिज्म। व्हाट डिड मर्केंटाइलिज्म से? एक्सपोर्ट इज मच बेटर देन इंपोर्ट। कहां थ्योरी निकली? यूरोप। कौन से? 1618 से। दूसरी थ्योरी का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। हु गेव द थ्योरी? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने समझाया एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्या समझाया बच्चे उसने? कि दो कंट्रीज के बीच में देखेंगे किसका कौन सी वस्तु में एब्सोल्यूट एडवांटेज। अगर आप वीट में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखते हो तो यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट, और राइस में अगर पाकिस्तान रखता है तो आप उससे करोगे इंपोर्ट। कंपैरेटिव सेज दैट आप दोनों में बेटर हो तो भी ट्रेड होगा। एडम स्मिथ ने हाथ खड़े कर दिए थे, अगर आप दोनों में बेटर हो तो ट्रेड वुडंट अकर। डेविड रिकार्डो ने क्या बोला? अभी भी होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, दोनों कमोडिटीज के बीच में कंपैरिजन करोगे। क्या चेक करोगे? आप किसमें ज्यादा बेटर हो, जिसमें ज्यादा बेटर होगे उसका आप एक्सपोर्ट करने लोगे। बराबर बेटा?
अब आई चौथी थ्योरी, हेक्सर-ओलेन थ्योरी। इसका दूसरा नाम है मॉडर्न थ्योरी। इसका तीसरा नाम है फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। बेटा हेक्सर और ओलेन, ओलेन हेक्सर का स्टूडेंट था। हेक्सर एक स्टडी कर रहा था, ओलेन उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अच्छा गुरु था, उसका भी नाम लिख दिया और थ्योरी का नाम क्या हो गया, हेक्सर-ओलेन थ्योरी। बेटा देखो, कंपैरेटिव एडवांटेज ने डेविड रिकार्डो में बोला है कि कंपैरेटिवली जिस गुट में आप बेटर हो उसका आप एक्सपोर्ट करोगे। क्या उन्होंने समझाया क्यों बेटर हो? बस ये ना बोला जिसमें बेटर हो उसका करो एक्सपोर्ट। हेक्सर-ओलेन वो लॉजिक लेके आए हो कि आप किसी में बेटर हो तो क्यों बेटर हो। तो चैप्टर 1 में पढ़ा था ना हमने, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। जिस देश में मशीनों से काम करना सस्ता पड़ता है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जहां पे लेबर इज चीपर, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, लेबर का। तो बोले कंट्री को तय करना है किसका एक्सपोर्ट करे, कौन सी कमोडिटी को, और किसका इंपोर्ट करे। तो जिस अगर वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, कैपिटल से बनाना सस्ता पड़ता है, तो बेटा मशीनों से बनने वाले सामान को वो एक्सपोर्ट करेगी और लेबर से बनने वाले सामान को वो इंपोर्ट करेगी। ऑन द कंट्रारी, अगर कोई ऐसा देश है जहां पे लेबर इज चीप, तो हाथ से बनने वाले सामान का वो एक्सपोर्ट करेगी और मशीनों से बनने वाले सामान को इंपोर्ट करेगी। जैसे इंडिया में व्हाट इज चीपर, लेबर। तो हमारे देश से देखो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट का सामान कितना बिकता है, लेकिन यूएस देखो वहां पे क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, तो बेटा वहां से कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स ज्यादा बिकते हैं। करेक्ट। तो आप अपनी ताकत समझो जिसमें आप बेटर हो, मतलब जो भी टेक्निक आपके लिए बेटर है उसको आप फॉलो करो। डिड यू गेट इट? रिपीट करो बेटा, हेक्सर-ओलेन व्हाट डिड दे से? अगर कैपिटल से बनाना ज्यादा सस्ता पड़ता है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करो, और अगर आपके देश में लेबर इज चीपर तो लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करो। चारों थ्योरी अच्छे से समझ में आई? क्या कुछ पूछना है बेटा, कोई दिक्कत है? ओके। अब बेटा पांचवी थ्योरी पढ़ने के पहले ये टेबल बहुत काम किया। इस टेबल में से क्वेश्चन फंस रहे। ये टेबल डिफरेंशिएट कर रही है, किसके बीच में डिफरेंस समझा रही है बेटा, कंपैरेटिव एडवांटेज जो डेविड रिकार्डो ने दिया और हेक्सर-ओलेन। मैंने बोला हेक्सर-ओलेन थ्योरी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम मॉडर्न थ्योरी है। मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, पीछे क्वेश्चन में केवल मॉडर्न थ्योरी के नाम से पूछते हैं। और फैक्टर एंडाउमेंट, एंडाउ करना मतलब यूज करना, लगाना। तो आप या तो कैपिटल फैक्टर को लगा रहे हो या लेबर एज अ फैक्टर को बना रहे हो। बेटा कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की, केवल एक, लेबर। उसमें भी हमने बोला था ना किसमें ज्यादा बेटर हो, लेकिन इनपुट तो केवल एक ही था ना, लेबर। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी केवल लेबर का प्रयोग करती है, ये दो फैक्टर्स का यूज करता है, कभी कैपिटल बोलता है तो कभी लेबर बोलता है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बताती थी जिसमें बेटर हो उसका एक्सपोर्ट करोगे, क्यों बेटर हो उसका कॉज नहीं बताती थी, ये उसका कॉज बताएगा। वो लेबर वैल्यू बोलता है किसमें कम लेबर, और ये मनी कॉज बताता है। ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को नॉर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, सजेस्टिव, जिसमें बेहतर हो उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए। और ये वाली थ्योरी कौन सी है, पॉजिटिव। ठीक है, आपके यहाँ पे कैपिटल सस्ता है, बराबर बेटा। तो दोनों के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से आप देख के जाना, क्योंकि इसमें से आने के फेयर चांसेस है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। देखो, द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंट्री इज कंपैरेटिव कॉस्ट। ये जो डेविड रिकार्डो की थ्योरी है वो बोले कि किसका एक्सपोर्ट करोगे किसका इंपोर्ट करोगे, वो कंपैरेटिव देखोगे, कंपैरेटिव कॉस्ट देखोगे कि गेहूं में आप बेटर हो कि चावल में ज्यादा बेटर हो। ये कॉजेस बताता है कि जो डिफरेंस आया ना, आप अगर व्हीट में बेटर हो तो व्हाई आर यू बेटर, ये कॉज बताएगा। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ये किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। मतलब वो केवल एक फैक्टर कंसिडर करता है, दैट इज योर लेबर। ठीक है, उसी के आधार पर समझाता है। ये मनी कॉस्ट लेता है, ये बोलता है आपको कौन सा ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल का प्रयोग करो। तो दिस इज वर्किंग ऑन मनी कॉस्ट। ठीक है, एंड दिस इज फोकसिंग ऑन व्हाट, लेबर वैल्यू। ओके, फिर बेटा इसमें लेबर इज द सोल फैक्टर, मतलब वन फैक्टर मॉडल है।
क्या है बेटा, ये वन फैक्टर मॉडल है, जबकि इसमें तो कैपिटल और लेबर दो की चर्चा की है ना, तो ये क्या है बच्चे, इट्स अ टू फैक्टर मॉडल। गेटिंग इट बेटा? ये मान के चलता है कि डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड बहुत डिफरेंट है, अलग अलग चीज है। जबकि हेक्सर-रोलिन क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड का एक थोड़ा सा बेहतर वर्जन है या नया वर्जन है इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों में कनेक्ट है, दोनों बहुत डिफरेंट नहीं है। क्या बोला बेटा, देखो, इट ट्रीट्स इंटरनेशनल ट्रेड एज क्वाइट डिस्टिंक्ट। और ये क्या बोलता है, इट्स ओनली अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड, मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड काफी क्लोजली रिलेटेड है। ओके बेटा? फिर क्या बोला है, फिर रिपीटेशन कर दिए, 2 पॉइंट्स में रिपीटेशन कर दी कि कंपैरेटिव कॉस्ट बोलता है कि रिलेटिव प्राइस देखता है कि कंपैरेटिवली कैपिटल सस्ता कि लेबर सस्ता। ठीक है बेटा? इसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर देखा था कि आपका लेबर 1 घंटे में कितना बना पाता है, और इसमें क्या देखते हैं, फैक्टर एंडाउमेंट्स, कैपिटल का यूज करना है एज अ फैक्टर कि लेबर का यूज करना है एज अ फैक्टर। ये समझ में, एंडाउ मतलब यू आर यूजिंग इट। ओके? फिर ये सब बेटा रिपीटेशन है कि ये फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस को नहीं देखता है, ये तो फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस को ही कंसिडर करता है, ये कॉज नहीं बताता है, जबकि ये कॉज बताता है। ये तो पहले ही बोल दिया था इसने, वाई टू रिपीट इट। ये नॉर्मेटिव है, ये पॉजिटिव। तो अगर हम समराइज करें तो बेसिक डिफरेंसेस क्या, उसमें एक फैक्टर, इसमें 2 फैक्टर। ठीक है? वो लेबर वैल्यू लेता है, ये मनी कॉस्ट लेता है। ये नॉर्मेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो कारण नहीं बताता, ये कारण बताता। आएगा डिफरेंस, लिख लोगे? अब बेटा आखिरी वाली थ्योरी, इसको न्यू ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, एनटीटी। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यू ट्रेड थ्योरी, एनटीटी। एंडोयमेंट मतलब यूज करना, यश। ओके? यू आर एंडोइंग इट मतलब यू आर पुटिंग इट, यू आर इंक्लूडिंग दैट। ओके बेटा, न्यू ट्रेड थ्योरी, जो न्यू ट्रेड थ्योरी देने वाले इकोनॉमिस्ट, उसका नाम है पॉल क्रुगमैन। नाम बोलो बेटा, पॉल क्रुगमैन। ये नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है? इनको नोबेल प्राइज मिला था, और बोले जब तक ये आए ना तब तक बहुत सारे बदलाव हो गए थे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहले जो टाइप्स ऑफ मार्केट हम पढ़ते हैं ना, मार्केट के फॉर्म्स, बोले शुरुआत में केवल परफेक्ट कंपटीशन ही होता था, बाद में आया इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जैसे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आया, फिर डियोपोली आया, फिर ओलिगोपोली आया। चाहे किसी भी प्रकार का मार्केट आया, उनको रियलाइज हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर 2 देश व्यापार कर रहे हो, एक को 10 लाख का फायदा हो रहा है और दूसरे को अगर 10 लाख का नुकसान हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, नेट कितना हुआ, 0। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए पॉजिटिव सम गेम। इसको उतार लो बेटा, क्वेश्चन आएगा। क्या बोलते हैं, कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ पॉजिटिव सम गेम। हो सकता है किसी को ज्यादा फायदा, किसी को कम फायदा, लेकिन जब तक दोनों को फायदा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। हो सकता है एक को 10 लाख का फायदा हुआ, दूसरे को मात्र 3 लाख का फायदा हुआ, लेकिन टोटल प्रॉफिट मिला के देखोगे तो क्या आएगा, 13 लाख। तो इट शुड नॉट बी अ जीरो सम गेम। कैसा होना चाहिए बेटा? इट शुड बी अ पॉजिटिव सम गेम। बोले जैसा हम चाहते हैं वैसे तो जीवन में नहीं होता, हम तो चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट मिले, होता थोड़ी ना। तो बोले हम सोचते हैं कि पैरेटो ऑप्टिमम मिलेगा। पैरेटो ऑप्टिमम मतलब एकदम परफेक्ट, ठीक है, एकदम हाईएस्ट अपन अचीव करेंगे, ऐसा होता नहीं है। सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड तो होता है, मतलब फायदा तो होता है। हमने चाहा था 20 लाख का फायदा, कोई ना 10 लाख का फायदा हुआ, चलता है, फ्यूचर में जाके कमा लें। ठीक है बच्चे? अब ना जब ये न्यू ट्रेड थ्योरी आई, सबसे पहले उसने हेक्सर-रोलिन का मजाक उड़ाया, बोले टोटल बकवास। बोले क्यों? बोले अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है कि लेबर इंटेंसिव? कैपिटल इंटेंसिव। जापान कैसा है, लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव? दोनों ही कैपिटल इंटेंसिव है। तो क्या यूएस अपनी कारें एक्सपोर्ट करता है जापान को? करता है। तो यूएस अपनी कार्स एक्सपोर्ट कर रहा है जापान को, टेस्ला की कारें जा रही है और टोयोटा की कारें आ रही है। मतलब ये भी कार बेच रहा है, वो भी कार बेच रहा है।
तो जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए एक कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा लेबर इंटेंसिव होगा। हेक्शोल ने तो यही बोला था ना, एक कैपिटल इंटेंसिव एक लेबर इंटेंसिव। आप बेचो कैपिटल इंटेंसिव, आप खरीदो लेबर इंटेंसिव। इसने बोला ऐसा नहीं होता है, कैपिटल इंटेंसिव बकायदा कैपिटल इंटेंसिव को सेल कर रहा है, लेबर इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव को सेल कर रहा है। हमारा बांग्लादेश के साथ में व्यापार है, हमारे पाकिस्तान के साथ में व्यापार है, हम तीनों ही लेबर इंटेंसिव कंट्रीज हैं। ठीक है। अब बेटा ये जो अपने पॉल क्रुगमैन थे, वो इकोनॉमिस्ट थे, ट्रैवल करते थे, तो फिलीपींस गए थे। फिलीपींस कोई बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, गरीब कंट्री है। मनाली गए थे, फिलीपींस में है मनाली। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि भयंकर गरीबी थी, कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें से कचरा बिन बिन के बेचते ना बेटा, और वहाँ से उनकी आजीविका निकलती थी, लाइवलीहुड मिलता था। फिर इंटरनेशनल ट्रेड चालू हुआ, तो मल्टीनेशनल कंपनीज आई, फिलीपींस, बांग्लादेश, जहाँ पे बहुत गरीबी थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज चालू हुई। तो ये जो लेबरर कचरा बिनते थे उनको जॉब मिली। जब उनको जॉब मिली, भले बहुत पैसा नहीं मिला, लेकिन कचरे बिनने से तो बेहतर हुआ। तो उन्होंने बोला इंटरनेशनल ट्रेड स्थितियों को सुधारता है। क्या बोला बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड स्थितियों को सुधारता है। तो ये बहुत ज्यादा कंसर्न थे पॉवर्टी के बारे में, तो उन्होंने किताब लिखी थी। देखो बच्चे, किताब का नाम क्या है? इन प्रेज ऑफ चीप लेबर। इन प्रेज ऑफ चीप लेबर। ठीक है। भले ही आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा पैसा, कचरा बिनने से बेटर मिलेगा। उनकी किताब छपी थी बेटा एक जगह जिसका नाम है स्लेट। कब छपी थी? 1997। ठीक है बेटा, कब छपी थी? 1997। अब इधर आ जाओ बेटा। न्यू ट्रेड थ्योरी में उसने दो एस्पेक्ट्स पे बात की है। बोले बिजनेस सबको ही बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस बड़ा करने के लिए आप में दो अच्छाइयां होनी चाहिए। आप में क्या बोलेंगे? दो स्ट्रेंथ्स होने चाहिए। पहला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बच्चे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बल्क में बनाने की क्षमता। जब आप बल्क में बनाओगे ना, तो हर पीस आपका सस्ता बनेगा, और सस्ता बनेगा तो फिर आप पूरे वर्ल्ड को रूल करोगे, जैसे चाइना करता है। तो अगर आप वर्ल्ड को रूल करना चाहते हो, इंटरनेशनल ट्रेड में आप झंडे गाड़ना चाहते हो, तो पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आओ। और दूसरा उसने बोला नेटवर्क इफेक्ट। अपने डिमांड में पड़ा था ना, बैंड वैगन इफेक्ट। अच्छा तू कर रहा है तो मैं भी करूं। तो बेटा पब्लिक को देख करके पब्लिक आती है। किसी रेस्टोरेंट में जाओ, दो रेस्टोरेंट्स, एक में बहुत भीड़ है, वेटिंग है, दूसरे में सन्नाटा है। आप कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे? जहाँ भीड़ है। आपको लगेगा ना इतने सारे लोग हैं तो शायद बहुत अच्छा होगा, सन्नाटा है, कोई नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। बोले नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करो, क्योंकि दुनिया उसी देश से खरीदेगी जिसको ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे होंगे। तो कौन सी दो बातों को बेटा टच किया उसने? एक उसने बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा क्या बोला बेटा? नेटवर्क इफेक्ट्स। तो ये था पूरा फर्स्ट यूनिट। स्टार्टिंग में था इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा नुकसान, वो आप खुद कर लोगे क्या? बहुत बच्चों वाला है, क्या फायदा रहो, और बोलोगे तो 5 मिनट में बुलवा भी दो। बुलवाना है? ठीक है चलो। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, महक आप ही बताओ क्या क्या फायदे होंगे बच्चे? ओके देखो क्या फायदा होगा। आपके पास में कस्टमर का बेस बढ़ जाएगा। पहले तो आप केवल देश में बेचते थे, अब आप देश और विदेश दोनों में बेचोगे, तो आप ज्यादा बेचोगे, ज्यादा व्यापार करोगे, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब हमारे देश में भी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, तो हमारे देश के सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा कि मल्टीनेशनल कंपनीज का सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा? मल्टीनेशनल कंपनी ज्यादा पे करते हैं। जब मल्टीनेशनल कंपनी आना स्टार्ट हुई थी ना, हमारे देश का मैक्सिमम सैलरी पैकेज था 10,000 और उसका स्टार्टिंग पैकेज था 40,000। तो इंडियन कंपनीज को भी पैकेज बढ़ाना पड़ता है, ज्यादा पैसा मिलेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता। अगला फायदा होता है मोनोपोली क्रिएट नहीं होती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के, नहीं तो उसको लगता है मैं ही बादशाह। अब फॉरेन कंट्री से भी सामान आता है तो कंपटीशन होता है, और कंपटीशन का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है हमें। वैरायटी ऑफ गुड्स, इतना कंपटीशन होगा तो कीमतें कम करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट फायदा होता है हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है, इनोवेशन आता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। फिर बेटा वहां के लोगों के साथ में जब काम करते तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होता है। अब इंडिया में एप्पल का मोबाइल बन रहा है, टाटा ग्रुप बना रहा है, लेकिन एप्पल की टीम ट्रेन करने आई होगी ना,
तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाता है, फिर हमारा दूसरे देशों के साथ में रिश्ते सुधर जाते हैं, है ना लब्धि? दूसरे देशों के साथ में भी हमारा क्या रिश्ता सुधरने लगता है। तो ये सब फायदे होते हैं, लेकिन नुकसान भी होता है। जब डेवलप कंट्री डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड में जाके बनाती है ना, अपना थोड़ा सा पावर दिखाती, और उनके पास में तो डीप पॉकेट्स होता है, सस्ता होता है, लेबर को तोड़ लेती है, कभी गवर्नमेंट को अपने अंडर में करने का प्रयास करती है, अपनी बात मनवाती है, कभी पोल्यूशन करके चली जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा भी है, नुकसान भी। ठीक है, ये सब फायदे नुकसान लिखे। बोलो, इज योर फर्स्ट चैप्टर डन? कोई कंफ्यूजन लगा बेटा? सिंपल। तो एक काम करते, चलो सेकंड चैप्टर ये एक गो में करवा देती हूँ। वी हैव 1.5 hours in hand, तो मैं आपको कवर अप कर दूंगा। तो मूविंग ऑन टू द सेकंड चैप्टर। देखो बेटा, सेकंड चैप्टर का नाम है द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। अब इंटरनेशनल ट्रेड होगा। जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो ऐसे में बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड के समय आप बताओ, इंटरनेशनल ट्रेड में बाहर के लोग आएंगे। जब बाहर के लोग आएंगे तो कंपटीशन होगा। अब जब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। 1950 से लेके 1980s तक हमने अलाउ नहीं किया था बाहर वालों को, क्योंकि अगर हम कर देते ना तो हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो अब कभी पैरों में खड़े ही नहीं हो पाते, तो हमारे देश में केवल फॉरेन का सामान बिकता। तो इसीलिए हमने बहुत प्रोटेक्शन दिया। तो हम बाहर वालों को आने से कैसे रोकते हैं या कैसे डिमोटिवेट करते हैं बेटा? टैरिफ थोप करके, जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। हम टैरिफ थोप देते हैं। टैरिफ थोपने से क्या होता है? अब हमारे देशी सामान में तो टैरिफ नहीं लगा है, बाहर वाले के सामान में टैरिफ लगा है, तो उनका प्रोडक्ट हमारे देश के मुकाबले महंगा हो जाता है। महंगा हो जाएगा तो हम किसका सामान खरीदेंगे? सस्ता वाला कि महंगा वाला? सस्ता वाला। तो ऐसे में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बच जाते। तो बेटा देखो, 3 प्रकार की डेफिनेशंस दी। सबसे पहला बोला है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड क्या होता है बेटा? एक दूसरे के देश में बेचो, टैरिफ मत लगाओ। क्या बोला बेटा? एक दूसरे के देश में बेचो, टैरिफ मत लगाओ। बेटा ग्लोबलाइजेशन का वॉचडॉग किसको बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो रूल्स तो बनेंगे ना। रूल्स कौन बनाता है? अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके रूल्स बनाता भी है, और ये भी इंश्योर करता है कि रूल्स फॉलो हो, और नहीं होता है तो कोर्ट केस चलता है, और जिसने गलत काम किया है उसको पेनाल्टी लगाई जाती। तो बेटा WTO बोलता है अभी तो आप टैरिफ लगा रहे हो, कोई बात नहीं अभी लगाओ, लेकिन धीरे धीरे ये आपको प्रयास करना है कि टैरिफ को हमेशा के लिए एलिमिनेट करना है। तो फ्री ट्रेड का मतलब होता है जीरो टैरिफ, नो टैरिफ। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड में तो जीरो टैरिफ नहीं हुआ है, लेकिन आप यूरोपियन यूनियन समझते हो ना? यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 कंट्रीज हैं, और वो आपस में बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगाते। इसी प्रकार से US हो गया, कनाडा, मेक्सिको, उन्होंने भी अपना ग्रुप बना के रखा है, एक दूसरे से जीरो टैरिफ। तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब एब्सोल्युटली जीरो टैरिफ। बराबर बेटा? दूसरा होता है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म मतलब हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम बाहर से जो भी बेचने आएगा उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि हम सेफगार्ड करने चाहते हैं अपने लोगों को। इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी। और तीसरा वाला क्या बेटा? ट्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे टैरिफ हटाओ, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, या तो हटा दो या फिर कम से कम घटा दो। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब धीरे धीरे आप टैरिफ की दर को घटा रहे हो। क्या आपको तीनों समझ में आया? फ्री ट्रेड क्या है? जीरो टैरिफ। ठीक है, और फिर दूसरा मैंने क्या बताया? प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हो, शाबाश। तीसरा क्या था? ट्रेड लिबरलाइजेशन, धीरे धीरे ट्रेड को सिंप्लीफाई करना। गॉट इट? उसके बाद में इसमें बताया कि हम कैसे कैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे हैं। बेटा सबसे पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमने किसके साथ में किया था? ये क्वेश्चन फंस सकता है। फर्स्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें हमने साइन किया ये था मॉरिशस के साथ में। सबसे पहले हम मॉरिशस के साथ में किया हमने 1 अप्रैल 2021। बस वो कोविड से
वो चल ही रहा था नहीं, उससे बस उबर रहे थे। तब हमने मॉरिशस के साथ में किया, उसके बाद हमारे हौसले खुल गए, हमने बोला लाओ इससे भी कर ले उससे भी कर ले, हमने बहुत सारे फ्री ट्रेड कर लिए। बेटा इसमें फुल फॉर्म्स आते हैं, एक्रोनिम देगा, फुल फॉर्म पूछेगा, तो एक एक बार फुल फॉर्म्स जरूर देख लेना। तो हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब यूएई के साथ में अग्रीमेंट किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया, हमने यूके के साथ में किया। अगर आपको याद हो तो ऋषि सुनक जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो भारत आए थे और हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके गए थे। फिर हमने कनाडा के साथ में भी किया और यूरोपियन यूनियन के साथ में भी किया। रिपीट करो, सबसे पहला अग्रीमेंट किसके साथ में किया? मॉरिशस। उसके बाद हमने यूएई के साथ में किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया, यूके, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के साथ, मतलब हमने थोक में कर लिया। अब बेटा ये वाला देखो फुल फॉर्म, यूएई के साथ में जो अग्रीमेंट है उसका नाम है CEPA। नाम क्या है? CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट होता है, शायद हमने बहुत सारे मुद्दों पे अग्रीमेंट किया होगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। ये हमने यूएई के साथ में किया। लेकिन बेटा हमने और भी अग्रीमेंट किए। देखो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो किया उसका नाम है ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड अग्रीमेंट। क्या बच्चे? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड अग्रीमेंट। ये कब खत्म हुआ, कब कंक्लूड हुआ? 2 अप्रैल 22। राइट बेटा। फिर हमने यूके के साथ में किया, कि दिवाली अक्टूबर 22 तक इसमें लिखा है हो जाना चाहिए था। ये हमारे जो मॉड्यूल का प्रिंट है 2022 का है, तो उसने बोला हो जाना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं हो गया, ठीक है। फिर हमने गल्फ कंट्री के साथ में भी किया, GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसमें देखो यूएई के 7 देश तो हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया भी है। फिर हमने इजराइल भी उसमें इंक्लूडेड था, उसके साथ में भी किया। मतलब सबसे पहला वाला बस याद रख लेना, इसमें जितना याद कर पाओ। सबसे पहला मॉरिशस के साथ में था, फिर झड़ी लग गई, एक के बाद में एक हम करते चले गए, ठीक है बच्चों। अब ना ये चैप्टर ट्रेड पॉलिसी से डील करता। ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है आप कितना टैरिफ लगाओगे या नॉन टैरिफ कितना लगाओगे, मतलब कितना प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी लगाओगे और कितना फ्री ट्रेड। बोलो किसके बारे में चर्चा चल रहा है? किसके बारे में चर्चा चल रही है? कि कितना फ्री ट्रेड और कितना, यस। ये सब मॉड्यूल में, मैं पूरा मॉड्यूल उठा करके छाप देती हूँ, क्योंकि मॉड्यूल के एक एक लाइन आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि एक भी लाइन उठा के, कोई भी लाइन उठा के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई मेक श्योर कि कुछ भी मिस ना हो, बस मैंने रंगीन कर दिया है, मैंने अच्छे से जमा दिया है और उसको रीडेबिलिटी उसकी बढ़ा दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं छोड़ा है बिलीव में, ओके। और कभी मुझसे गलती से कुछ छूटा हो तो फिर मैं आपको क्लास में एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी कि मुझसे छूट गया था, ठीक है। तो केवल मेरे नोट्स भी देख के जाओगे या केवल मॉड्यूल भी देख के जाओगे, आपका काम हो जाए। ICI तो बाहर का कुछ पूछता ही नहीं है, बहुत रेयर, एक क्वेश्चन अगर बाहर का आ गया तो आ, अदरवाइज दे वुडंट आस्क। अब बच्चा देखो ट्रेड पॉलिसी, इस चैप्टर को उसने 2 पार्ट्स में तोड़ा, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स। क्या बेटा? टैरिफ या नॉन टैरिफ मेजर। सब बच्चे सुन रहे हो? टैरिफ का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। टैरिफ का मतलब क्या है? कस्टम ड्यूटी। मान के चलो चाइना से हमारे देश में सामान आ रहा है, अब चाइना एक अलग कस्टम टेरिटरी है, इंडिया एक अलग कस्टम टेरिटरी है, तो कस्टम टेरिटरी को आप लांग करके आओगे, जंप मार के आओगे तो कुछ तो चार्जेस लोगे ना, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम वन कस्टम टेरिटरी टू अनदर कस्टम टेरिटरी। तो जब कस्टम टेरिटरी चेंज होती है तो देयर आर सम चार्जेस जिसको हम बोलते हैं दैट इज द कस्टम ड्यूटी। बच्चे कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है कि इंपोर्ट के ऊपर लगती है? मुझे याद है CPT में बहुत पहले क्वेश्चन आया था, कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट के ऊपर लगती है कि इंपोर्ट के ऊपर लगती है? दोनों के ऊपर लगती है, ये एक्सपोर्ट के ऊपर भी लगती है, इंपोर्ट के ऊपर भी लगती है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इंपोर्ट वाली कस्टम ड्यूटी को कंसिडर कर रहे हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन किसका है? वी आर कंसिडरिंग द कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स अलोन, ठीक है। अब
कितने प्रकार के टैरिफ होते हैं? तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है, जो मैंने बोला एक ड्यूटी होती है। अब बेटा क्यों लगाते हैं टैरिफ? कुछ तो पर्पस होगा, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता होगा ना। और कोई? और कोई? तो हमारे दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो प्रोटेक्शनिज्म बोला, दूसरा रेवेन्यू। सरकार का रेवेन्यू आ जाता है ना, सूखा पैसा आ जाता है, वो हमारे देश में बेचने आते हैं तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, आ सकता है बेटा। दिस इज द यूनिट जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने देखा 4-4 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो उसको अच्छे से पूरा घोट लेना। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट, आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट। और बेटा सबसे इजी स्कोरिंग होती है इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है ना, लिखना नहीं पड़ता है। वो जानबूझ करके नंबर नहीं काट पाएंगे, है ना, उनके मूड स्विंग्स के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ये तो मशीन चेक करेगी। ऑलराइट, तो इसको अच्छे से मेहनत करना है। डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि एग्रीगेट बढ़ाना है तो इसी से नैया पार होने वाले। आपने तो ऐसे भी केसेस देखे होंगे कि सारे सब्जेक्ट्स में पास हो गए लेकिन एग्रीगेट स्कोर ही नहीं बना। इसको इग्नोर करोगे तो एग्रीगेट नहीं बनने वाला। सही बोल रही हूँ? ओके। तो बेटा टैरिफ से दो मेन गोल होते हैं। एक होता है सरकार को चाहिए रेवेन्यू, और दूसरा होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। रिपीट करो बच्चों, कौन से दो गोल होते हैं? एक होता है प्रोटेक्शनिज्म, दूसरा क्या होता है? रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब मैंने बोला इस चैप्टर को दो पार्ट्स में इन्होंने बांटा हुआ, एक है टैरिफ, द नेक्स्ट वन इज व्हाट? नॉन टैरिफ। टैरिफ में तो साफ साफ बोलते हैं कि देख बेटा तो मेरे देश में बेचने आ रहा है ना, इतना टैक्स लगाएंगे। नॉन टैरिफ में टैक्स नहीं लगाते। नॉन टैरिफ को मैं कैसे समझा दूं? गला भी काट देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हम आपसे खुलेआम टैक्स नहीं मानेंगे, हम आपको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे। कभी बोलेंगे साइज ठीक नहीं है, कभी बोलेंगे शेप ठीक नहीं है, कभी बोलेंगे कलर ठीक नहीं है, कभी बोलेंगे जितना वॉटेज मांगा था उतना नहीं है, कभी बोलेंगे डॉक्यूमेंट मिसिंग है। हम इतना परेशान करेंगे कि तुम खुद ही भग जाओगे। उसको क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ। डिड यू गेट इट? टैरिफ मतलब हम पैसा लगाएंगे आपसे, नॉन टैरिफ में पैसा नहीं लगाएंगे, हम स्पेसिफिकेशंस के नाम पे आपको नाच नचाएंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे टैरिफ। ठीक है, तो पहले मैं समझाऊंगी, फिर आपका एक एक्रोनिम बना दूंगी जिसको आप रिपीट करो। ओके, रट्टा मारने के लिए रेडी हो? श्योर? चलो, पढ़ाते पढ़ाते मुझे सब याद हो गया है। सबसे पहला वाला होता है स्पेसिफिक टैरिफ। पता है याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी और को पढ़ा दो। खुद पढ़ते हो तो भूल जाते हैं, सामने वाले को पढ़ाते तो सब याद हो जाता है। देखो आपके सामने एक ज्वलंत एग्जाम्पल। सबसे पहला होता है स्पेसिफिक टैरिफ। बेटा स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है जो क्वांटिटी पे लगता है। किस पे लगेगा? क्वांटिटी, पर पीस या पर केजी पे जो लगे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। बच्चों मॉड्यूल खुद का एग्जाम्पल पूछती है, तो जो एग्जाम्पल मॉड्यूल में लिखा हुआ है उसको आप नहीं छोड़ के जाओगे। तो आई मेड श्योर कि वही वाला एग्जाम्पल लिखा। एग्जाम्पल क्या दिया? 1000 रुपीज पर बाइसिकल। जितनी बाइसिकल आ रही है, एक साइकिल आएगी 1000 रुपए चार्ज करेंगे, 2 साइकिल आएगी 2000 रुपए चार्ज करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक टैरिफ किसके ऊपर लगेगा? जोर से बोलो बेटा, क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्वांटिटी पर पीस हो सकता है या फिर पर केजी हो सकता है, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक टैरिफ। ओके, फिर दूसरा वाला होता है एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब होता है जो बिल अमाउंट, कितने रुपए का बिल बना, तो फिक्स परसेंटेज ऑफ द बिल अमाउंट। अगर हमने बोला आपका जो बिल अमाउंट है उसका 10% टैरिफ लगेगा, तो उसको क्या बोलोगे? एड वैलोरम। फिर से बोलो, स्पेसिफिक क्या था? पर पीस या पर केजी, क्वांटिटी। और ये क्या है बेटा? ये है आपके बिल अमाउंट का एक फिक्स परसेंटेज, उसको बोला एड वैलोरम। जैसे इसने बोला आप बाइसिकल इंपोर्ट कर रहे हो, 20% उसका टैरिफ रहेगा, जो भी बिल में अमाउंट रखा रहेगा उसका 20%। ठीक है, अब बेटा इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन पहला वाला होता है मिक्स टैरिफ।
सुनते जाओ मुझे। हाँ, मिक्स टैरिफ का मतलब होता है या तो ये लेंगे या फिर वो लेंगे, विच एवर इज हायर। क्या बेटा, या तो हम क्वांटिटी पे लगाएंगे या फिर बिल अमाउंट पे लगाएंगे। कौन सा वाला इंपोज करेंगे? जिसमें हमारी ज्यादा कमाई हो रही। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ड्यूटी ऑन कॉटन, आपसे हम कॉटन रुई का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो या तो 5% लेंगे एड वैलोरम, बीच में देखो क्या लिखा है, या फिर अंग्रेजी वाला और लिखा हुआ है, या फिर 3000 रुपीज पर टन। पर टन मतलब क्वांटिटी पे लगा रहा है ना, तो उसने क्या बोला है बेटा, या तो 5% ले लेंगे हम एड वैलोरम मतलब बिल अमाउंट का 5%, या फिर 3000 रुपीज पर टन, विच एवर इज हायर। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स टैरिफ। ठीक है, अगला वाला होता है कंपाउंड। कंपाउंड करना मतलब इंक्लूड करना, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो कंपाउंड टैरिफ का मतलब होता है हम ये भी लेंगे और वो भी लेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला बेटा? हमको ये भी मांगता और हमको वो भी मांगता। तो कंपाउंड टैरिफ का एग्जांपल देखो, ड्यूटी ऑन चीज, कितना लिया चीज पे ड्यूटी? 5% एड वैलोरम प्लस 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, चलो फिर से बोलो, स्पेसिफिक टैरिफ क्या था? पर पीस या पर केजी। और जो बिल अमाउंट पे लगता था उसका नाम क्या था? एड वैलोरम। मिक्स क्या है? या तो ये या फिर वो, विच एवर इज हाई। कंपाउंड क्या है? ये भी एंड वो भी, दोनों उठाएंगे हम, बराबर। अगला वाला टैरिफ है टेक्निकल या अदर टैरिफ। उसका दूसरा नाम देख लो, कभी अदर टैरिफ पूछ लिया तो। बेटा टेक्निकल या अदर टैरिफ मतलब पुर्जे पुर्जे पे। क्या बोला बेटा? उसके पुर्जे पुर्जे पे लेके। इसका मतलब क्या? आप इस मॉनिटर को इंपोर्ट कर रहे हो, इसके स्क्रीन पे अलग लेंगे, इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा है उसमें अलग लेंगे, इसके अंदर कोई रैम लगा है तो उसका हम अलग लेंगे, एक एक पीस पीस पे। जैसे इसका इंपोर्ट कर रहे हो ना, इसकी कॉर्ड पे हम अलग लेंगे, इसकी ब्लू एलईडी पे अलग लेंगे, इसकी रेड एलईडी पे अलग लेंगे, इसके प्लास्टिक पे अलग लेंगे, इसके सेल पे अलग लेंगे, एक एक टुकड़े टुकड़े पर जेब लेंगे, तो क्या बोलेंगे? टेक्निकल। मैंने क्या वर्ड बोला? पुर्जे पुर्जे पर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो देखो टेक्निकल टैरिफ, अगर कोई सोलार पैनल इंपोर्ट कर रहा है तो सोलार पैनल के अंदर ही तो बैटरी लगती है, लेकिन ऊपर के पैनल पे ₹3000 और बैटरी पे 50 रुपीज पर केजी, हर कंपोनेंट पे जो लगे। इसको अंग्रेजी वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दैट इज इम्पोज्ड ऑन कंपोनेंट्स, पेएबल बाय इट्स कंपोनेंट्स। उसको क्या बोलेंगे? टेक्निकल। अभी तक की कोई दिक्कत आई बेटा जो मैंने समझाया? मूविंग अहेड, टैरिफ रेट कोटा। बेटा देखो, टैरिफ तो आप जानते हो, कोटा मतलब फिक्स करना। तो शुरुआत में जो क्वांटिटी इंपोर्ट करने देते हैं ना बच्चे, उसमें कम टैरिफ लेते, और ज्यादा क्वांटिटी में फिर ज्यादा टैरिफ लेते। जैसे अभी हमारे देश में एक नया नया रूल बना है, पहले ऑटोमोबाइल में 100% टैरिफ लेते थे, अभी इसी ईयर में रूल बना है, पहली 8000 कारें जो इंपोर्ट हो रही है, फर्स्ट 8000 कार्स, उसमें हम 100% नहीं 15% टैरिफ लेंगे, लेकिन केवल फर्स्ट 8000 कार पे। 8001 वाली जो कार आएगी उसमें पूरा 100% होगा। ठीक है, तो देखो कोटा फिक्स कर दिया, 8000 इज द कोटा। इस पे सस्ता देंगे, बियॉन्ड विच हम महंगा देंगे। तो टैरिफ भी एंड कोटा भी, दोनों को मिलाओ तो क्या बना? टैरिफ रेट कोटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट 8000 कार 15% टैरिफ, उससे ज्यादा कार आई 100% टैरिफ। राइट, यू आर कंबाइनिंग बोथ द मेथड्स। देखो, दो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, वन इज कोटा, अदर वन इज टैरिफ। मॉड्यूल में एग्जाम्पल नहीं था, मैंने अपने मन से इसमें डाल दिया। ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है जो मैंने बोला। यहां तक क्लियर? 1 to all? कोई कंफ्यूजन बच्चा? श्योरली। ओके, फिर आता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ। क्या बोलते हैं? मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। बेटा WTO अभी मैंने बताया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वॉचडॉग कहलाता है, जो रूल्स ऑफ ट्रेड बनाता है, जो डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। एनी आइडिया कितने मेंबर्स हैं? कुछ याद है? 164 मेंबर्स। ठीक है, तो बेटा WTO बोलता है
कि अगर आप दोनों मेंबर्स हो, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों मेंबर्स हो, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा मेंबर के प्रति है कि नॉन मेंबर के प्रति है? अब देखो 195 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, जिसमें से केवल 164 मेंबर्स है। अभी की न्यूज बता रही है कि 166 मेंबर्स हो गए। तो WTO सेज मेंबर भाई भाई आपस में कम टैरिफ लो। अगर आप नॉन मेंबर से 15% ले रहे हो ना, तो मेंबर आपस में 10% लो। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब WTO के मेंबर्स। क्या बच्चे? WTO के मेंबर्स को बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब इनको फेवर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए हम मेंबर्स के लिए कम टैरिफ लगाते हैं, उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ। बट इट कोई क्वेरी, कोई डाउट? बेटा फिर होता है वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है, जो फिक्स नहीं है। ठीक है, किसी देश से हम ज्यादा टैरिफ ले रहे हैं, किसी देश से हम कम टैरिफ ले रहे हैं। ठीक है बेटा, मान के चलो हमारा वाला जो देश है ना, वो बेच रहा है 100 रुपए में। ठीक है, चाइना हमारे देश में बेच रहा है 90 रुपीज में, और नेपाल हमारे देश में बेच रहा है 80 रुपीज में। क्या बच्चे? इंडिया कितने में बेच रहा है? 100 रुपए में, चाइना 90 में और नेपाल 80 में। तो हमारे देश के लोग तो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा प्राइस सेंसिटिव वर्ल्ड में इंडियंस होते हैं। तो बेटा वो जो सस्ता मिलेगा वही खरीदने जाएंगे, तो हमारे तो डोमेस्टिक सेलर्स की दुकान बंद हो जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट करेगी ना उनको। हमारी गवर्नमेंट बोलती है तुम 80 रुपीज में बेच रहे हो, कितना कम में बेच रहे हो? 20 रुपीज कम। इसमें 20 रुपीज जोड़ेंगे तो क्या हमारी प्राइस के बराबर हो जाएगा? तो 20 रुपीज 80 रुपीज का क्या है बेटा? 25%। मतलब हम नेपाल के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि आपका रेट और हमारा रेट बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन चाइना तो 90 पे बेच रहा है, कितने रुपए कम में बेच रहा है? 10 रुपए। 10 रुपए जोड़ेंगे तो 100 रुपए हो जाएगा ना। तो 10 रुपए और 90 रुपीज, मतलब हम देखेंगे 1090 का कितना परसेंट है, तो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 11.11%। तो हम चाइना के ऊपर कितना थोपेंगे? 11.11। तो मैंने क्या बोला? नो फिक्स्ड रेट, देयर इज अ वेरिएबल रेट। जैसा देश मतलब जैसा वो हरकत करेगा उसके हिसाब से हम टैरिफ लगाएंगे। हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारे रेट के बराबर हो जाए। हम कुछ बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे देश के साथ में भी हम बुरा सहन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बोला वेरिएबल टैरिफ। डिड यू गेट सो फार? जरा टैरिफ के नाम बताओ तो बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर मिक्स्ड, फिर टेक्निकल, फिर टैरिफ रेट कोटा, है ना। स्पेसिफिक किस पे लगता था? क्वांटिटी, एड वैलोरम, बिल अमाउंट। ये भी लेंगे और वो भी लेंगे बोला तो तब कंपाउंड है ना। सीक्वेंस मैंने चेंज कर दी, ये भी लेंगे और वो भी लेंगे कंपाउंड, या तो ये या फिर वो मिक्स्ड। पुर्जे पे लेंगे, पर कंपोनेंट टेक्निकल। ठीक है, और टैरिफ रेट कोटा, फर्स्ट 8000 कार पे 15%, उसके बियॉन्ड 100%। ठीक है, टैरिफ रेट कोटा। और मोस्ट फेवर्ड नेशन किसको बोलते हैं? WTO के मेंबर्स को बोलते हैं। और वेरिएबल याद हो गया, हमारे बराबर आपकी प्राइस होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे आप कितने में बेच रहे हो। बेटा फिर होता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। ठीक है, अब देखो WTO क्या बोलता है, सारे मेंबर्स भाई भाई एक दूसरे से कम मांगो। चलो अग्री, कम मांगेंगे। हम नॉन मेंबर से 15% ले रहे हैं, मेंबर 10% लेंगे। लेकिन कुछ देश आपस में ग्रुप बना लेते हैं, बोले नॉन मेंबर से 15%, बाकी मेंबर से 10%, हम आपस में 2% चार्ज करेंगे। तो हम बाकी मेंबर्स के भी मुकाबले इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। कभी कभी 0%। मैंने अभी यूरोपियन यूनियन नहीं बोला था? यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री आपस में 0 टैरिफ, इसको क्या बोलेंगे? प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। मेंबर्स से भी कम, नॉन मेंबर्स तो बहुत दूर की बात।
तो जब आप आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट पास ऑन करते हो, एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत प्राथमिकता देते हो, क्या बोलते हैं? दिस इज द प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक बेटा। अब प्रेफरेंशियल में अच्छा एग्जाम्पल देखो, एक तो वही दिया यूरोपियन यूनियन, आपस में 0 टैरिफ। उसी प्रकार से बेटा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको, उसका एक अग्रीमेंट है जिसका नाम है नाफ्टा। इसका फुल फॉर्म पूछा था बेटा आपके एग्जाम में। नाफ्टा क्या है बेटा? नॉर्थ अमेरिकन, ये पूछा था कि देश पूछे थे, देश पूछे थे कि कौन कौन से देश है इसमें। तो ये क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एंड द कंट्रीज इन्वॉल्व इनटू इट आर यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको एंड कनाडा। ओके। अब बेटा देखो, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं यूनिलैटरल। यूनि मतलब और लैटरल मतलब साइड, वन साइड, एक तरफा। ठीक है। तो बेटा एक तरफा के नाम से तो आप वाकिफ हो गए, करेक्ट? ओके। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 164। ये 164 मेंबर्स में ज्यादा डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है? डेवलपिंग ज्यादा है। तो बेटा डेवलपिंग है 117 आउट ऑफ 164 कंट्रीज जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, 117 आर डेवलपिंग। अब जब साथ में व्यापार करेंगे तो रूल्स ऑफ ट्रेड तो सेम ही ना बनाना पड़ेगा, तो किसको ज्यादा बदलना पड़ेगा, डेवलप को कि डेवलपिंग को? अब डेवलप तो बदल चुका है, डेवलपिंग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डब्ल्यूटीओ डेवलप कंट्री से बोलता है डेवलपिंग की मदद करो, उनकी हेल्प करो, जिससे वो आपके एट पार आ जाएंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा। तो डेवलप कंट्री सुनती है, डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को यूं बोलती है कि जब हम तुम्हारे देश में बेचे, तुम बकायदा हमसे टैरिफ लेना, तुम हमारे देश में बेचोगे तब हम टैरिफ नहीं लेंगे या कम लेंगे। ठीक है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, तुमको जितना टैरिफ लेना है लो। ये डेवलप कंट्री कह रही है डेवलपिंग, लेकिन मैं तुम्हें फेवर पहुंचाऊंगी, या तो टैरिफ नहीं लूंगी या कम लो। तो ये क्या? यूनिलैटरल, एक तरफा। ऐसे तो एक तरफा बहुत मुश्किल होता है जीवन में, हमेशा दो तरफा होता है सब कुछ, लेकिन ये एक तरफा। कौन किसकी मदद कर रहा है बेटा? डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री की मदद कर रहा है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये 3rd चैप्टर में भी इसका जिक्र है, इसको याद कर लेना। द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इसका नाम। क्या नाम है? इसको स्टार मार लो, देख के जाओगे। द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो इसमें प्रेफरेंस कौन दे रहा है बेटा? डेवलप कंट्री। किसको प्रेफरेंस दे रहा है? डेवलपिंग। ठीक है। अब अगला वाला देखो, बाउंड टैरिफ। व्हाट इज द नेक्स्ट वन बेटा? बाउंड टैरिफ। बाउंड मतलब बाइंड करना, मतलब बांध देना। तो डब्ल्यूटीओ वापस से बोलता है कि मैं तुमको ये नहीं बोल रहा कि टैरिफ मत लो। क्या कह रहा है बेटा? आई एम नॉट सेइंग कि टैरिफ मत लो, लेकिन किसी को कंफ्यूजन में मत रखो, झूठ मत बोलो, उसको गुमराह मत करो। अगर हिम्मत है तो पहले से बता दो, पहले से बता दो कि देखो भाई, ये मेरा मैक्सिमम टैरिफ है, आई प्रॉमिस इससे ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इतना तो ले सकते हैं। तो जब मैक्सिमम टैरिफ रेट बताते बेटा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम ले सकते, उसके बराबर ले सकते। तो बाउंड टैरिफ इज ऑलवेज द मैक्सिमम टैरिफ रेट। ये एग्जाम में आ चुका है, जून या सितंबर, आई एम नॉट सो श्योर, ये आ चुका। बाउंड टैरिफ क्या होता है? मैक्सिमम टैरिफ की दर। ठीक है, डिड यू गेट इट? तो सपोज हमने पहले से ऐलान कर लिया कि देखो सारे देशों, मेरा मैक्सिमम टैरिफ रेट है 15%, इतना मैं ले सकती हूं, राइट? आपको व्यापार करना है तो करो, कोई जबरदस्ती नहीं। दिस इज माय मैक्सिमम टैरिफ रेट, ऑलराइट? अब कुछ देशों ने मेरे साथ में व्यापार करना स्टार्ट किया और मैंने लगाया 12%। ठीक है, मैंने बोला क्या था? 15% मेरी मैक्सिमम रेट, तो मैं उससे ज्यादा तो नहीं गई ना, मैंने उसे को फेवर कर दिया। मैंने कितना लगाया? 12%। मैंने अप्लाई किया 12%। तो जो एक्चुअल में अप्लाई करते हो उसको बोलते हैं अप्लाइड टैरिफ। रिपीट करो बेटा, जो एक्चुअल में अप्लाई करते हैं उसको क्या पुकारते हैं? अप्लाइड टैरिफ। समझ आया? बाउंड टैरिफ कौन सा है? मैक्सिमम टैरिफ का रेट।
अप्लाइड टैरिफ का मतलब होता है द टैरिफ रेट विच यू आर एक्चुअली अप्लाइंग। ओके, ये लीगल कमिटमेंट होता है, ये मैक्सिमम लेते हैं कि हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते, हम उसका एक लिमिट लगा देते कि दिस इज द मैक्सिमम। आप चाहो तो उसके ऊपर मैक्सिमम टैरिफ रेट लिख लो, एंड दिस इज द ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज्ड। ये कौन से वर्ड से बना है? अप्लाई, जो आपने अप्लाई किया है, दैट इज द अप्लाइड टैरिफ। यश, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स से लिया जाता है। ठीक है बेटा, अगला वाला होता है एस्केलेटेड टैरिफ। आई एम श्योर आप टीआई तो गए होगे, मॉल वॉल तो गए होगे। तो मॉल में काले रंग की सीढ़ी होती है ना, आप भी चढ़ते हो और वो भी चढ़ती है, तो आप जल्दी ना पहुंच जाते हो। तो एस्केलेट करना मतलब ऊपर की तरफ जाना। तो ना एस्केलेटेड टैरिफ एक ऐसा टैरिफ होता है जिसमें रॉ मटेरियल में सबसे कम टैरिफ, वर्क एंड प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा, फिनिश गुड में सबसे ज्यादा। जैसे जैसे वैल्यू चेन में एस्केलेट हो रहा है, टैरिफ की दर भी बढ़ रही। समझ में? अगर हमने कॉटन खरीदा तो कम टैरिफ, धागा उसमें थोड़ा ज्यादा, कपड़ा बुन गया तो और ज्यादा टैरिफ। ठीक है, धीरे धीरे एस्केलेट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल उसने ऐसे दिया है, 4% टैरिफ ऑन आयरन ओर। वो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं ना जिसके अंदर आयरन मिलता है, उस पर कितना? 5% टैरिफ। आयरन इनगॉट 5% टैरिफ, लेकिन 12% टैरिफ ऑन स्टील पाइप्स, क्योंकि वो आयरन के टुकड़े से तो स्टील पाइप बना है। तो अब तो वो फिनिश गुड बन गया, तो 12% लेंगे, लेकिन पहले कितना लेते थे? 5%। डिड यू गेट दिस बेटा? वैल्यू चेन में आगे बढ़ रहे हैं, टैरिफ का दर बढ़ रहा है। यहां तक क्लियर? एक बार मेरे साथ बोलोगे, सबसे पहला टैरिफ क्या था? बोलो बेटा। स्पेसिफिक किसके ऊपर लगता है? क्वांटिटी के ऊपर। अगला कौन सा था? किसके ऊपर लगाया? बिल अमाउंट पे। या तो ये या फिर वो, मिक्स, ये भी और वो भी। उसके कंपोनेंट पर टेक्निकल हो गया। फिर बेटा फर्स्ट 8,000 कास्ट पे 15%, उसके बाद ज्यादा टैरिफ रेट कोटा, जो WTO के दूसरे मेंबर्स से चार्ज करें। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। मेंबर्स से हम 10% चार्ज करें, अपने ग्रुप में हम 2% चार्ज कर रहे हैं। ये क्या है? प्रेफरेंशियल टैरिफ। और जो डेवलप कंट्री डेवलपिंग को फेवर करती है उसको क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल टैरिफ। द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। रिपीट करो बेटा, द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। सामने वाले देश को हम पहले से कमिट कर रहे हैं, दिस इज माई मैक्सिमम टैरिफ रेट। वो क्या है? बाउंड टैरिफ। जो हमने एक्चुअल में अप्लाई किया है वो क्या है? अप्लाइड टैरिफ। ठीक है, फिर अगला होता है प्रोहिबिटिव। बच्चों, प्रोहिबिटिव का मतलब होता है हम आपको इतना टैरिफ बोल देते हैं कि वहीं पे आपकी हालत खराब हो जाती है, आप एक्सपोर्ट ही नहीं करते। आपने वो मूवी देखी होगी, हाउस द जोश, देखिए उरी अटैक। जब उरी अटैक हुआ था ना, तो हम पाकिस्तान के साथ में व्यापार नहीं करना चाहते थे, लेकिन WTO बोलता है यू कैन नॉट स्टॉप एनी कंट्री। तो हमने क्या किया? उसके यहाँ से जो सामान आता था उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा दिया। कितने का लगाया? 200% टैरिफ। 100 रुपए का सामान खरीदोगे, 200 रुपए का टैरिफ भरोगे, 300 रुपए का सामान आएगा। तो हमारे देश के लोगों ने अपने आप इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और हम चाहते क्या थे? प्रोहिबिटिव मतलब इतना ज्यादा टैरिफ कि कोई इंपोर्ट करे ही ना। हमने प्रोहिबिट ही कर दिया कि जा बेटा खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई टैरिफ रेट, इट्स सेट सो हाई दैट नो इंपोर्ट्स कैन एंटर। ठीक है बेटा, जब टैरिफ लगाते हैं तो सामने वाली वस्तु को हम महंगा करते हैं कि सस्ता? महंगा करते हैं ना। इंपोर्ट टैरिफ का उल्टा होता है इंपोर्ट सब्सिडी। ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ का ऑपोजिट क्या है? इंपोर्ट सब्सिडी। अब बेटा हम डेवलप कंट्री है कि डेवलपिंग कि अंडर डेवलप? डेवलप। अब हमसे भी नीचे बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश है जो अंडर डेवलप्ड है। वो बेचारे अभी धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसको हिम्मत बंधाने के लिए हम क्या बोलते हैं? तुम हमारे देश में बेचो और हम तुमको पर पीस 10 रुपए देंगे, पर पीस हम तुमको 50 रुपए देंगे। तो हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं, है ना। जब हम किसी को रोकना चाहते हैं जैसे चाइना, हम उसके ऊपर टैरिफ लगाते,
लेकिन कोई हमारा फ्रेंड कंट्री होगा या फिर अंडर डेवलप्ड होगा जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, तो हम उसको थोड़ा सपोर्ट करने के पर्पज से क्या बोलेंगे कि हमसे सब्सिडी ले लो, तुम तो बेचो, हम पर पीस आपको कुछ रुपया देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंपोर्ट सब्सिडी। तो इंपोर्ट सब्सिडी ऑपोजिट होता है टैरिफ का। दिस इज नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ। टैरिफ में पैसा लगाते हैं, हमारी कमाई आती है, इंपोर्ट सब्सिडी में हमारी कमाई जाती है, ठीक है, लेकिन करना पड़ता है ना, हर समय थोड़ी ना जेब भरने की सोच सकते हैं, यू हैव टू सपोर्ट पीपल। यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा WTO बोलता है कि आपको धीरे धीरे ट्रेड का टैरिफ कम करना, ठीक है, सब देशों को अपनी बराबरी का मानो, लेकिन अगर कोई देश के नेगेटिव इंटेंशंस हो, वो देश आपके देश का व्यापार जो है ना खत्म करने के लिए आ रहा है, तो क्या भगवान बन के बैठे रहो कि रिएक्ट करो? WTO बोलता है अगर आप प्रूव करते हो कि वो आपके साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो मेरी तरफ से छूट है, आप करो, अपने स्टेप्स लो, ठीक है। तो कभी कभी देश करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सामने वाले देश के ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के लिए, आप उसको खराब करने का प्रयास करते हो। तो देखो बेटा, WTO उसको अलाउ नहीं करता है, लेकिन कोई चोरी छुपे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, वो किसी दूसरे देश का ट्रेड डिस्टॉर्ट करने का प्रयास करता है, इसको ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं बेटा। वो आपका ट्रेड खराब करने के लिए ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर करना मतलब स्टार्ट करना। तो ऐसे में हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम चुपचाप नहीं बैठते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसको टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। ये कब लगाया जाता है? जब वो हमारे साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तब। ओके, तो बेटा इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, दूसरा वाला होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। बेटा पहले बताओ डंपिंग क्या होता है, एग्जाम में एक बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर आए। डंपिंग बोले तो क्या? चाइना हमारे देश में क्या करता है? डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है आप खुद के देश में जिस कीमत पे बेच रहे हो ना, उससे भी कम कीमत पे वहां पे बेच रहे हो। मतलब कभी कभी तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकल रहा है, आपने सामान बनाया 50 रुपए में, ये आपकी कॉस्टिंग बैठी, आप 45 रुपीज में जाके बेच रहे हो। क्यों? दूसरे देशों का आप बहुत भला करना चाहते हो? नहीं, आप वहां के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की दुकानें बंद करना चाहते हो, फिर आपकी मोनोपोली हो जाएगी, तब आप दबा के मांगोगे। तो हम उसके ये जो गलत इंटेंशन है उसको हम दबाना चाहते हैं, ठीक है। तो डंपिंग मैंने क्या बोला बेटा? जब आप किसी दूसरे देश में जाके खुद की कंट्री से भी ज्यादा सस्ते में बेचते हो, या फिर आप उस देश में जाके बेचते हो जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं निकलती। तो ये थोड़ा सा ना वेरिएबल टैरिफ से मिलता जुलता होता है। हमारे देश का सेलर बेच रहा है मान के चलो 75 रुपीज में, और उसके देश का सेलर बेच रहा है मानो 60 रुपीज में। सपोज पेन बेच रहा है, हमारे देश का सेलर 75 और उसके देश का सेलर कितने में बेच रहा है? 60। अब पहले हमारा देश देखेगा कि कभी हम जरूरत से ज्यादा तो नहीं मांग रहे, क्या ये हमारी सही कीमत है? तो उसने देखा हमारे बनाने की कीमत ही 72 रुपीज है, तो फिर 3 रुपए का मुनाफा जस्टिफाइड है क्या? तो वो क्या करेगा, वो देखेगा जस्टिफाइड है तो उसको बोलेगा 15 रुपए की एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो उसका भी प्रोडक्ट कितने में पड़ेगा? 75 रुपीज में पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले वो चेक करता है कि हमारे देश में जो सेलर्स है सही कीमत मांग रहे हैं कि नहीं। अगर उसको लगता है कि हमारे देश का सेलर बना रहा था 50 रुपए में और बेच रहा है 75 में, तो हमारे देश की गवर्नमेंट रिएक्ट ही नहीं करेगी। उसने देखा बना रहे हो 72 में एंड ये जस्टिफाइड है कि आप 75 में बेचो, तो वो क्या करेगी, बोलेगी कि भाई साहब 15 रुपए की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, तो आपका प्रोडक्ट भी 75 में, हमारा प्रोडक्ट भी 75। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी। वेरिएबल में तो बहुत सारे देशों में अलग अलग लगता है, इसमें तो उसी के ऊपर लगाते हैं जो हमारे देश में डंप कर रहे होते। डिड यू गेट इट बेटा? और एक लास्ट प्रकार होता है जिसको बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी कब लगती है, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानो हमारे देश का सामान बिक रहा था 80 रुपीज में, इंडिया का, और नेपाल का भी सामान बिक रहा था 80 रुपीज में।
अब वहां की गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई, तो नेपाल के एक्सपोर्टर्स को उन्होंने कितना दे दिया बेटा, उन्होंने 30 रुपीज की सब्सिडी बांट दी, एक्सपोर्ट सब्सिडी। कितने रुपए की बांट दी, 30 रुपीज की एक्सपोर्ट सब्सिडी बांट दी। तो बेटा उसको तो 50 रुपए में ही पड़ रहा है प्रोडक्ट ना, मतलब वो कीमत को यहाँ पे आके 50 रुपए कर सकता है। लेकिन सपोज उसने कुछ अपने जेब में डाल लिया, उसने 60 रुपीज कर दिया, उसकी गवर्नमेंट ने कितना दिया बेटा, 30 रुपीज का सब्सिडी दिया, तो बेटा उसने थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया मार्केट में आके, तो हमारा सामान बिकेगा कि उसका सामान, उसका। तब इसके ऊपर 20 रुपए की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते। काउंटर करना मतलब उसके अगेंस्ट में काम करना, मतलब उसने जो एक्शन लिया है उसका रिएक्शन देना, काउंटर मेजर, ठीक है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी मतलब जब किसी देश की सरकार अपने एक्सपोर्टर को सब्सिडी देती है या किसी टैक्स की छूट देती है, तो वो हमारे देश का मार्केट बिगाड़ते हैं एक्सपोर्टर्स, तो हम उसके ऊपर उतना ही टैरिफ थोप देते हैं। देखो, टैरिफ्स that aim to offset the artificially low prices, उसने artificially low किया ना, 80 का घटा के 60 किया। क्यों किया बेटा, क्योंकि उनको अपने देश में एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल गई या टैक्स का कंसेशन मिल गया। ओके, एग्जाम्पल दिया है, हमने गोल्ड ज्वेलरी एशियान से इंपोर्ट की थी। एशियान का पूरा नाम बोलो बेटा, एशियन का फुल फॉर्म बहुत कॉमन है, आ सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। लिखना है तो लिख लो, क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। बेटा मैंने एक एक्रोनिम बनाया था, गिव मी अ मोमेंट, मैंने अभी किसी बैच में पढ़ाया था, तो मैंने एक्रोनिम बनाया था, तो आई टेक यू टू दैट, इससे बहुत सिंपल हो जाएगा। शायद इसमें बनाया था मैंने, जब मैंने टैरिफ बढ़ाया था। ये लो बेटा, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, क्या बनाया, सीए सैम ने एमपीईबी का वीआईपी गेट के सामने कट टीपी, क्या लिखो इसको, सीए सैम ने एमपीईबी के वीआईपी गेट के सामने कट टीपी। अब आपने सारे टैरिफ मेजर्स पढ़ लिए ना, अब आप गेस करोगे कि किसका मीनिंग क्या है। अब सीए का सी क्या हो सकता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, और ए क्या होगा, चलो एंटी डंपिंग मेजर हमने बोल दिया। ए को क्या बोला बेटा, एंटी डंपिंग मेजर। अब एस क्या है, स्पेसिफिक टैरिफ, शाबाश। ए क्या है, एड वैलोरम, टू गुड। एम क्या है, मिक्स टैरिफ। अगला वाला एम क्या होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। पी क्या है, प्रेफरेंशियल टैरिफ। और ई क्या था, एस्केलेटेड टैरिफ। और क्या बचा बेटा, बी क्या है, बाउंड टैरिफ, मैक्सिमम रेट ऑफ टैरिफ। व्हाट इज वी ओवर हियर, वेरिएबल टैरिफ। आई का मतलब था इंपोर्ट रेट कोटा, है ना, इंपोर्ट रेट कोटा। और एक और पी, प्रोहिबिटिव टैरिफ। सी क्या था, कंपाउंड टैरिफ। व्हाट इज यू, यूनिलैटरल टैरिफ। और फिर टी से क्या बचा, नहीं ये नहीं, टेक्निकल टैरिफ। क्या बचा, टेक्निकल टैरिफ। सारे टैरिफ हो गए इसमें। तो सीए सामने एमपीबी के वीआईपी गेट के सामने कट टीपी। एक बार और बोलेंगे बेटा, हाँ बोलो, सबसे पहला वाला सी क्या है, हमने बोला था काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ए क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक टैरिफ। ए स्टैंड्स फॉर एड वैलोरम टैरिफ। एम मतलब मिक्स टैरिफ। पी मतलब, सॉरी वापस से एम मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। पी का मतलब प्रेफरेंशियल टैरिफ। ई का मतलब एस्केलेटेड टैरिफ। बी इज बाउंड टैरिफ। वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल टैरिफ। आई इज योर इंपोर्ट रेट कोटा। पी इज योर प्रोहिबिटिव टैरिफ। सी का मतलब कंपाउंड टैरिफ। यू स्टैंड्स फॉर यूनिलैटरल। टी इज योर टेक्निकल। एक और टी क्या बोला, टैरिफ रेट कोटा।
तो ये लाइन याद रखना, आज घर पे जाके पहले लाइन लिखोगे और फिर उसका पूरा फुल फॉर्म लिखोगे और खुद से पूछोगे ये कौन सा वाला टैरिफ है, इसका मीनिंग क्या। सबने कॉपी किया, सीए सामने, एमपीईबी के वीआईपी गेट के सामने, कट चाय पी। ठीक है बेटा। अब ये जो हम टैरिफ लगाते हैं, हम देखते हैं कि दूसरों पे कितना असर पड़ता है। अब आप खुद से पूछो एक्सपोर्टर पे क्या असर पड़ेगा। जो हमारे देश में एक्सपोर्ट करने की चाहत रख रहा है, हमने लगा दिया टैरिफ, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो बेटा एक्सपोर्टर के लिए तो नुकसानदेह है। ठीक है। अब बताओ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह? नहीं ना बेटा, इंपोर्टेड गुड महंगा हो गया। अब जब इंपोर्टेड गुड महंगा हो जाता है ना, तो डोमेस्टिक सामान खरीदना पड़ता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी चालू होता है, वो बोले इंपोर्टेड गुड तो इतना महंगा है, ये तो बेटा खरीद ही नहीं पाएगा, अपने सामान की भी थोड़ी कीमत बढ़ा देता है और अपना सामान भी महंगा कर देता है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है, सब महंगा मिलता है। तो बेटा अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? आप कितना देना चाहते थे माइनस आपको कितना देना पड़ा, जो देना पड़ा वो बढ़ गया, तो कंज्यूमर सरप्लस गिर जाता है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए बहुत बुरा इफेक्ट होता है, एक्सपोर्टर के लिए बुरा असर, हम उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी बुरा असर, बराबर बेटा। और फिर क्या है बेटा प्रोड्यूसर्स के लिए? उसकी तो 10 उंगलियां घी में, क्योंकि इंपोर्ट तो हो गया महंगा, तो इंपोर्टेड गुड तो हम खरीद नहीं पा रहे, तो झक मार के डोमेस्टिक गुड खरीदना पड़ेगा। वो बोले बेटा अब तो यही खरीदोगे, अपनी भी कीमत बढ़ा देगा, वो अपनी कीमत बढ़ा देगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो और प्रोड्यूसर्स आ जाते बनाने के लिए, है ना। और जितना सोचा था उससे ज्यादा में बिकता है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा कि गिरेगा? तो इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस का इंक्रीमेंट होता है, कंज्यूमर सरप्लस का रिडक्शन होता है। बेटा हमारी सरकार पे क्या असर? रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या असर? बुरा असर। तो बेटा ये सब हमने क्या बोले? टैरिफ मेजर। अब हम क्या पढ़ने वाले? नॉन टैरिफ। मैंने क्या बताया? पैसा नहीं लेंगे आपसे, इतना परेशान करेंगे कि आप खुद ही घुटने टेक दो। ठीक है। तो बेटा नॉन टैरिफ मेजर्स में जो हाईलाइटेड पोर्शन है बताओ, स्पेसिफिकेशंस बताते हैं। मैंडेटरी बोले तो कंपलसरी, हम कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स लगा देते कि तुमको ये तो करना ही पड़ेगा, तुमको ये शिपिंग डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे सील साइन लगवानी पड़ेगी। और हमारे देश में कोई काम आसानी से होता है क्या? हम इतना दौड़ाते हैं इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, फिर तो हम अपनी वाली में आ जाते हैं और ये सब मांगने लगते हैं, और वो तो नमस्ते करके फिर निकल जाता। और हम तो नहीं चाहते थे वो हमारे देश में बेचे। तो हम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं, रूल्स रेगुलेशन, इतना लीगल एंगल बताते हैं कि परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है क्या? बेटा सिंगापुर यूएस, सवेरे सोचो व्यापार चालू करना है, बाय इवनिंग यू हैव योर बिजनेस रेडी। हमारे यहाँ पे तो सोचो एकदम सोचते भी बहुत है, फिर डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करने पे 4-5 महीने, 1 साल से पहले आपका बिजनेस चालू नहीं हो पाता। बेटा देखो इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर, जिसमें पैसा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, हम टैरिफ नहीं लगा रहे, हम आपको परेशान कर। अब ना नॉन टैरिफ मेजर्स में अगर हम अपने प्रोड्यूसर्स को फेवर करना चाहते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स में वो तरीके जिसमें हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फेवर करना चाहते थे, उसको नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। सारे नॉन टैरिफ मेजर्स नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होते। देखो ये बाहर वाला सर्कल क्या है? नॉन टैरिफ मेजर, बिना टैरिफ वाले उपाय। कुछ सही भी हो सकते हैं कि हमको अच्छी क्वालिटी चाहिए, बुरी क्वालिटी का नहीं लाने देंगे, लेकिन अगर हम अपने देश के लोगों को प्रोटेक्शन बाबत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब नॉन टैरिफ बैरियर इज अ सबसेट ऑफ नॉन टैरिफ मेजर। फॉर दिस आगे बढ़ो बेटा, एनी डाउट सो फार? बेटा यहां देखो, इस फ्लो डायग्राम को देखो। नॉन टैरिफ मेजर के 2 तरीके होते हैं, एक होता है टेक्निकल, दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। बच्चे टेक्निकल डील करता है स्पेसिफिकेशन से, टेक्निकल किससे डील करता है? स्पेसिफिकेशंस। और नॉन टेक्निकल में स्पेसिफिकेशंस नहीं आते, कंडीशंस इंपोज करते हैं। ओके। अब बेटा टेक्निकल में ही 2 प्रकार होते हैं, एसपीएस और टीबीटी।
बोलो क्या नाम होते हैं? SPS और TBT। SPS का पूरा नाम है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। क्या होता है बेटा? सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। इसमें या तो एनिमल हेल्थ को प्रोटेक्ट करते, या फिर ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करते, या फिर प्लांट हेल्थ। ठीक है, देखो बेटा कुछ कुछ दवाइयां आती है ना जिससे हम बीमार पड़ते, जैसे एक सुमो करके फीवर की दवाई आई थी, बहुत जादुई दवाई थी। एक ले लो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कभी पहले फीवर था, लेकिन धीरे धीरे आपकी लंग्स, आपकी किडनीज खराब हो रही है, तो क्या उस दवाई को हम अपने देश में अलाउ करेंगे? हम उसको रोक देंगे, हम बोलेंगे नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। अब बेटा बर्ड फ्लू हो गया चाइना में, ठीक है, बर्ड्स ने भी चमगादड़ खा लिया, तो वो क्या हो गया, वहां पे बर्ड फ्लू हो गया। क्या वो बर्ड्स को हम अलाउ करेंगे हमारे देश में आने के लिए? नहीं अलाउ करेंगे। ये हम एनिमल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बेटा अगर उल्टे सीधे फर्टिलाइजर्स आ गए, जैसे हमारे पौधे ही मर गए, तो उसको भी क्यों अलाउ करेंगे? तो जब हम हेल्थ को वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ, तब हम उसको क्या बोलते हैं? SPS। ये हमेशा हेल्थ से संदर्भ रखता है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। रिपीट करो बेटा, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर। ठीक है, और TBT मतलब होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। क्या होता है बच्चे? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। बेटा इसमें हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, यही साइज, यही कलर, यही शेप, और अगर वैसा नहीं मिलता है तो हम लौटा देते हैं। हमारे कश्मीर में बहुत अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स बनते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो थोड़ा सा कम क्वालिटी होता है वो हम कंज्यूम करते हैं। वो हमारी एप्पल बेस्ट क्वालिटी की भी वापस कर देते हैं कि बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। तो कभी सोचने में आता है हम जो खाते हैं वो क्या है, लेकिन ये अगर हमारे प्रोडक्ट को वापस भेज रहे हैं, बोल रहे हैं सब स्टैंडर्ड, ये क्या है बेटा? ये वो है ये है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। जैसा स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया था वो नहीं हुआ। बेटा ऐसे ना डेवलपिंग कंट्री का एक्सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि डेवलप कंट्री तो स्पेसिफिकेशंस में बहुत काम करती है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके कारण। क्या आपको ये फ्लो डायग्राम अच्छे से याद हुआ? आप चाहो तो इसको जॉट डाउन कर देना। हम क्या पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं बेटा? टैरिफ हमने कंप्लीट कर लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज नॉन टैरिफ मेजर। नॉन टैरिफ मेजर का पार्ट होता है नॉन टैरिफ बैरियर। अगर हम अपने देश के प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो बैरियर है, अन्यथा नहीं। नॉन टैरिफ मेजर को हमने दो पार्ट्स में बांटा, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, नॉन टेक्निकल मतलब कंडीशंस बताएंगे। टेक्निकल के टोटल दो प्रकार होते हैं, एक होता है SPS। SPS का फुल फॉर्म बोलो बेटा? सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। ये हेल्थ कंसर्न होता है, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन हेल्थ। और ये क्या होता है? टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, इसमें शेप, साइज, कलर और वो सारी चीजें हम बताते हैं। यहां तक आपको याद हो गया? कुछ पूछना है बच्चों? क्या आपको टेक्निकल भली बात समझ में आया? Can I move on to non-technical? Yes. देखो हाइलाइटेड क्वेश्चन देख लो। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी किससे डील करता है? ह्यूमन, एनिमल या प्लांट। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेस, साइज, शेप, डिजाइन, लेबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, ये सब में डील करता है, और डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आगे बढ़ जाओ बच्चे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द नॉन टेक्निकल मेजर्स। ठीक है, अब नॉन टेक्निकल में सबसे पहला होता है इंपोर्ट कोटा। टेक्निकल तो अच्छे से याद हो गया, और पहला वाला टैरिफ वाला। स्पीड ठीक जा रही है? क्या मैं आपको याद करवा पा रही हूं? आज का वेस्ट मत होने जाना लेक्चर, घर पे जाके इसको रिकॉल करना। सेम डे रिकॉल करोगे तो बहुत बढ़िया याद हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से ये चैप्टर एक दुखती रग होती है, एक ये चैप्टर और एक पब्लिक फाइनेंस, इसी में रोना आता है। और जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है उसका नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम हर एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। कॉस्ट के न्यूमेरिकल समझ में आए, एंड प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन मीट मी पर्सनली। ठीक है, बेटा इंपोर्ट कोटा के बारे में बात कर रहे हैं। इंपोर्ट कोटा में दो प्रकार होते हैं, एक तो इंपोर्ट ट्रेड कोटा होता है जो मैंने कार का एग्जांपल लिया था, एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोटा। क्या बोलते हैं बेटा?
एब्सोल्यूट कोटा मतलब क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। एब्सोल्यूट कोटा में क्या करते हैं बेटा, क्वांटिटी, इससे ज्यादा क्वांटिटी हम खरीदेंगे ही नहीं। मॉड्यूल के एग्जाम्पल ध्यान से देखना, इसने बोला साल भर में 1000 टन्स ऑफ फिश का इंपोर्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं। इसको क्या बोला बेटा, एब्सोल्यूट कोटा। मेरे साथ में बोलो क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कोटा। क्वांटिटी फिक्स कर दी, नॉट मोर देन दैट। एक साल में कितने का इंपोर्ट होगा, 1000 टन। अब इसमें तो वर्ल्ड से कहीं पे भी आए 1000 टन, ये स्पेसिफाई भी कर सकते थे कि अगर दो देशों से इंपोर्ट हो रहा है तो 1000 टन में से 750 टन कंट्री ए से और 250 टन कंट्री बी से। वो कैसे भी क्वांटिटी फिक्स करें, लेकिन क्वांटिटी फिक्स करेंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंपोर्ट कोटा। ठीक है, अब इसमें देखो टैरिफ कहां लगाया, इसमें तो कोटा फिक्स कर दिया, बराबर। इसका दूसरा तरीका होता है प्राइस कंट्रोल मेजर। दूसरा तरीका क्या है बेटा, प्राइस कंट्रोल मेजर। इसमें भी टैरिफ नहीं लगाए, उन्होंने ना पहले से फिक्स कर दी। जैसे उदाहरण क्या दिया, सल्फर की मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी। अब दूसरे देशों से सल्फर आ रहा है तो हम पहले से बोल देंगे कि बेटा इतना मिनिमम प्राइस तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो वो हमारे देश में आके डंप कर ही नहीं पाएंगे। हमने पहले से मिनिमम प्राइस तय कर दी जो हमारे देश के सेलर के बराबर होगा, परहैप्स या उससे ज्यादा होगा। तो टैक्स नहीं लगाया, हमने मिनिमम प्राइस कोट कर दी, इससे सस्ते में हम खरीदेंगे ही। डिड यू गेट इट? तो फर्स्ट वाला क्या बताया बेटा, नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल में दो थे, कौन से दो थे, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी, दूसरा क्या था, टीबीटी। क्या था, टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। उसके बाद हमने नॉन टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें स्पेसिफिकेशंस अब नहीं बनाएंगे, इसमें प्रोसीजर्स बताते। टेक्निकल में स्पेसिफिकेशंस बताते, इसमें प्रोसीजर्स बताते, डॉक्यूमेंटेशन बताते। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला हमने बोला इंपोर्ट कोटा। इसके अंतर्गत मैंने कौन सा कोटा पढ़ाया बेटा, एब्सोल्यूट। उसमें हम क्या कर देते हैं, क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। बोलो बेटा किसको फिक्स किया, एग्जाम्पल बेटा दिया ना मैंने, 1000 टन्स ऑफ फिश। और दूसरा वाला होता है प्राइस कंट्रोल मेजर। प्राइस कंट्रोल मेजर में क्या होता है, मिनिमम प्राइस आपकी कमोडिटी का पहले से फ्रीज कर देते, इससे सस्ते में नहीं बेचोगे। ठीक है बेटा, तीसरा वाला जो होता है वो होता है नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस। बेटा देखो, जब हम अपना लाइसेंस लेते हैं तो उसका एक एक्सपायरी होता है कि नहीं, जब आपका पासपोर्ट बनता है एक्सपायरी होता है कि नहीं होता। ऐसा क्यों करते हैं, उनको भी तो वापस से बनाने में मेहनत करनी पड़ती होगी। बेटा एकदम हमेशा जीवन भर का दे देंगे तो आप कुछ धांधली कर रहे होगे तो फिर आपको डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका बार बार रिन्यूअल होगा तो आपको डर रहेगा ना, वापस से रिन्यूअल नहीं किया तो। ठीक है, तो इसीलिए नॉन ऑटोमेटिकल लाइसेंसिंग मतलब रिन्यू अपने आप नहीं होगा, आपको उनकी पेड़ी पे चढ़ना पड़ेगा कि भाई साहब रिन्यू कर दो। फिर वो देखेगा आपका परफॉर्मेंस, वो देखेगा कोई गलत काम तो नहीं किया, गलत काम किया होगा तो लाइसेंस कैंसिल। ठीक है, इसमें 3 एग्जाम्पल है, तीनों ध्यान से सुनना बेटा। देखो हम स्टार्टिंग से अंग्रेजों के जमाने के पहले से ही हम टेक्सटाइल में बहुत अच्छे हैं। हमारा कोलकाता का कपड़ा तो वर्ल्ड फेमस कपड़ा है। ठीक है, इंदौर में भी बहुत सारा सामान कोलकाता से आता है, तो हमारा टेक्सटाइल बहुत अच्छा है। तो हम अपना टेक्सटाइल का मार्केट नहीं बिगाड़ना चाहते, तो हम सबको टेक्सटाइल का मतलब भेजने का, एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं देते, डिस्क्रिशनरी लाइसेंस, किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे। कौन से में बेटा, टेक्सटाइल। तो पहला एग्जाम्पल किसका दिया है इसमें, टेक्सटाइल। दूसरा, इराक के साथ में ना तो हम कभी हथियार खरीदते ना तो बेचते, हमारा कोई बुरा एक्सपीरियंस है, तो हमने इराक के साथ में हमेशा के लिए बैन करके रखा है, ना तो हम तुमसे आर्म्स एंड एमिनेशन खरीदेंगे ना बेचेंगे कभी। तीसरा, अब बेटा बहुत सारी खाने पीने की चीजों का इंपोर्ट होता है। अब हमारे देश में मैक्सिमम लोग वेजिटेरियंस है कि नॉन वेजिटेरियंस है, वेजिटेरियंस है। अब नॉन वेजिटेरियंस, नॉन वेज भी हम कुछ लिमिटेड फ्यू खाते हैं ना, फिश होता है, चिकन होता है, मटन होता है। अब हम पोर्क थोड़ी ना खाएंगे, सुअर का मीट थोड़ी ना खाएंगे, हम चींटियां तो नहीं खाएंगे, हम गाय तो नहीं खाएंगे। तो करीबन 60 सामान का इंपोर्ट में हमने बैन लगाया, प्रोहिबिट कर दिया कि हम कभी नहीं खरीदेंगे। इसको बोलते हैं 60 एग्जिम कोड्स। हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है। हमने 60 प्रकार के सामान मीट का, एनिमल मीट का इंपोर्ट बैन करके रखा हुआ है।
तो ये क्या है, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग या प्रोहिबिशंस। मैंने बोला 3 एग्जाम्पल। पहला किसका बोला, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के लिए मैंने क्या बोला बच्चे, डिस्क्रिशनरी लाइसेंस, सबको भाव नहीं देंगे, चुन चुन के देंगे। दूसरा किसके साथ में हथियार का बैन है, इराक। और तीसरा 60 एनिमल कोड्स का सामान बैंड है। ये तीनों एग्जाम्पल देख के जाना, किसी फॉर्मेट में पूछ सकता। आजकल ये पैटर्न देखा, एग्जाम्पल देगा, बोलेगा बताओ किसके बारे में बात करें। एग्जाम्पल कौन सा, कोई नया नहीं, मॉड्यूल का नाम चेंज कर देंगे, बंदे बंदी का बस। ठीक है, आगे बढ़ो। चौथा वाला होता है फाइनेंशियल मेजर। बेटा फाइनेंशियल से आप समझ के पैसे के बारे में कुछ बोलेंगे, तो हम तो बहुत ज्यादा नहीं चाहते ना इंपोर्ट, तो हम सीधे सीधे नहीं बोलते, हम घुमा फिरा के बोलते। हम बोलते हैं अच्छा तुम इंपोर्ट करना चाहते हो, तो सामने वाला बोलता है हाँ। तो हम बोलते हैं कि देखो जब तुम इंपोर्ट करोगे तो कितने रकम का इंपोर्ट करोगे, तो फॉरेन करेंसी बताएगा। हम बोलेंगे जितनी फॉरेन करेंसी आप खर्चा कर रहे हो ना, उसका एक परसेंटेज आपको 3 महीने पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। हम उसको परेशान करने का प्रयास कर, क्या बोल रहे हैं, जितने अमाउंट की फॉरेन करेंसी और स्पेंडिंग, वी नीड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट बिफोर 3 मंथ्स। बेटा फॉरेन करेंसी कितनी महंगी होती है, अब 3 महीने पहले उसको दे देंगे तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट हम कमा सकते थे हमने लूज किया, बहुत महंगा पड़ा। तो हो सकता है आधे लोग तो ऐसे ही बोले जान दो यार नहीं करना, है ना। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, 3 मंथ्स प्रायर आपको एक फिक्स परसेंटेज डिपॉजिट करना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे देश में कभी यूएस का अखबार देखा है, यूके का कोई न्यूज़पेपर देखा है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं पता है, न्यूज प्रिंट के लिए हम फॉरेन करेंसी यूज नहीं करने देंगे। अरे फॉरेन करेंसी यूज नहीं करने देंगे तो क्या हमारे का रुपया में ले लेगा, नहीं ना। मतलब आप इनडायरेक्टली ना बोल रहे हो, क्लियरली भी बोल सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला, गला भी काटेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टेक्निकल। ओके, प्रोसीजर्स में ऐसा उलझाएंगे। तो फाइनेंशियल मेजर्स में मैंने 2 बातें बताई। किसके लिए फॉरेन करेंसी को बैन करके रखा है, न्यूज प्रिंट। बोलो बेटा, बोलोगे तो याद होगा। आजाद किसके लिए प्रिंट बैन करके रखा हुआ है, तो ये क्या है, न्यूज प्रिंट। ओके, और बाकी चीजों के लिए क्या बोला, कितने महीने पहले जमा करो, 3 मंथ्स पहले फिक्स परसेंटेज जमा करो। क्या यहां तक क्लियर? चलो बोलो, नॉन टेक्निकल में सबसे पहला क्या था, इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा में किसका जिक्र किया, एब्सोल्यूट कोटा। एग्जाम्पल क्या लिया, एक साल में 1000 टन ऑफ फिश से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करने। दूसरा क्या था, प्राइस कंट्रोल मेजर। प्राइस कंट्रोल मेजर में किसके बारे में बोला, मिनिमम प्राइस फॉर सल्फर, इससे सस्ते में नहीं बेचने देंगे। तीसरा क्या था, बोलो ना भाई, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग या प्रोहिबिशंस। इसमें हमने 3 बातें कौन सी बोली, टेक्सटाइल, दूसरा आर्म्स एमिनेशन विद इराक, तीसरा 60 एग्जाम कोड्स। ठीक है, चौथा बोला फाइनेंशियल मेजर, उसमें 2 बातें बोली। पहली बात क्या बोली, कितने पहले जमा करो, 3 महीने पहले जमा करो जो फॉरेन करेंसी का फिक्स परसेंटेज, और किसमें हम तुमको यूज ही नहीं करने देंगे, न्यूज पर। ठीक है, वो बोलते हैं ना, हम ना नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ भी नहीं बोलेंगे, आपको घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। तो बेटा अगला होता है मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। नाम बोलो बेटा, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। हम इंपोर्ट मना थोड़ी ना करेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम इंपोर्ट को तो मना ही नहीं करते। लेकिन हम एक नया नाटक स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे इंपोर्ट तो करेंगे लेकिन हमारे देश में केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करेंगे, उसकी मोनोपोली रहेगी इंपोर्ट करने की। अब बहुत सारे लोग इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा इंपोर्ट होगा, एक ही बॉडी को परमिशन देंगे तो कहां ज्यादा इंपोर्ट होगा। तो मोनोपोली अधिकार देते हैं। 2 एग्जाम्पल है, वीट का इंपोर्ट करना है तो हमारे देश में कौन इंपोर्ट कर सकता है, अकेले स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड, नो वन एल्स कैन इंपोर्ट। गेहूं का इंपोर्ट कौन करेगा, स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड। और दूसरा पाम ऑयल, जैतून तेल का इंपोर्ट कौन करेगा, केवल स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इसका हेडिंग क्या है, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। हम सबको अलाउ नहीं करें, मोनोपोली देंगे जिससे इंपोर्ट कम से कम हो जाए तो हमारा देशी सामान बिके। ठीक है, आगे बढ़ूं बेटा, यहां तक का सब याद हुआ। अगला वाला है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। बेटा बच्चे हमेशा माँ बाप को फॉलो करते हैं ना,
मम्मी पापा से कहते झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। और कोई गेस्ट आया, बच्चे को बोले जाके बोल पापा नहीं, तो बच्चा आगे से क्या करेगा, पापा को फॉलो करेगा, वो भी यही नाटक करेगा। तो बेटा गवर्नमेंट हमको बोल रही है इंपोर्ट मत करो मत करो, खुद करे तो उसको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो बेटा गवर्नमेंट भी तो ब्रिजेस बनाती है, डैम बनाती है, सड़कें बनाती है, तो उसको भी तो सामान चाहिए ना, रॉ मटेरियल। तो बिडिंग करवाती है, टेंडर निकालती है, बिड्स आते हैं। अब बेटा हमारे डोमेस्टिक सेलर्स के भी बिड आते हैं, फॉरेन सेलर्स के भी बिड आते हैं। वो ना तो नहीं बोल सकती फॉरेन सेलर्स को, लेकिन किसको प्राथमिकता देती है, डोमेस्टिक। भले ही डोमेस्टिक सामान ज्यादा महंगा क्यों ना हो, हमारे देश की गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है, वी आर गोइंग टू प्रमोट होम, द डोमेस्टिक सेलर्स। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ठीक है, मतलब कितने तरीके होते हैं देखो ना बोलने के, है ना। अब इसमें स्पेसिफिकेशंस नहीं है, स्पेसिफिकेशन होता तो टेक्निकल हो जाता। अगला वाला सुनो, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। कब सुन रहे हो, फ्रंट बेंचर्स, लास्ट बेंचर्स, क्या ये रिवीजन फायदेमंद है, आर यू लाइकिंग इट, कमेंट बॉक्स में लिखना हाउ डिड यू लाइक इट, वाज इट वर्थवाइल। सो बेटा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, अब एफडीआई जानते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में आके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, टोयोटा मोटर्स है, किया मोटर्स है, शेरेटन होटल है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे देश में आके बना रहे हैं ना, या सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। तो जब एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि टोयोटा अपनी कार यहाँ पे बना रहा है, तो बेटा उसको स्पेयर पार्ट्स चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आपको पूरा पूरा इंपोर्ट करने नहीं देंगे। ऑटोमोबाइल में खास करके कम से कम 25% सामान आपको लोकली प्रोक्योर करना पड़ेगा, कम से कम 25% सामान लोकल वेंडर्स से आपको लेना पड़ेगा। तो आप हमारे देश में अगर आके कमाने का प्रयास कर रहे हो, तो हमारे लोगों को भी तो कमाने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल बनाते हैं कि अच्छा ठीक है, आप कुछ सामान इंपोर्ट करना चाहते हो, बोले फर्स्ट ईयर में अलाउ नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर से अलाउ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम ये चेक करेंगे कि आपने पिछले साल कितने रुपए का एक्सपोर्ट किया। क्या देखेंगे बेटा, फर्स्ट ईयर में तो हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कि पिछले वर्ष आपने कितने रुपए का एक्सपोर्ट किया, आपने जितने रुपए का एक्सपोर्ट किया उसका 75% तक इंपोर्ट करने के लिए अलाउ करेंगे, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, जाने नहीं देना चाहते। कौन से दो नियम बोले बेटा, रिपीट करो। फर्स्ट क्या बोला मैंने, अगर आपने देश में बना रहे हो तो कम से कम कितना सामान लोकली प्रोक्योर करना पड़ेगा, 25%। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो हम क्या देखेंगे, पिछले साल की आपकी बुक्स देखेंगे, और जितने रुपए का एक्सपोर्ट किया होगा उसका मैक्सिमम 75% तक का इंपोर्ट अलाउ करेंगे। ये क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। बेटा ये सब की चर्चा चैप्टर 3 में भी है, यहां पे अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो दूसरा चैप्टर बहुत इजी लगने वाला। ठीक है, नाम याद हुआ, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। आगे बढ़ जाऊं कि एक बार और बुलवा दूं। सबसे पहला कौन सा था, इंपोर्ट कोटा। लब्धि इंपोर्ट कोटा में किसका पड़ा बेटा, एब्सोल्यूट कोटा। एग्जाम्पल क्या लिया अक्षर, मैक्सिमम 1000 टन्स ऑफ फिश। ओके, फिर ये वाला हरिओम सबसे कॉर्नर वाला, उसके बाद क्या बोला, प्राइस कंट्रोल मेजर्स, उसमें क्या बोला था, मिनिमम प्राइस ऑफ सल्फ। ठीक है बेटा, थर्ड क्या था, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशंस। उसमें 3 बोले थे, पहला था टेक्सटाइल का, दूसरा था इराक का, तीसरा था एग्जिम कोड्स, है ना, एनिमल मीट का। फोर्थ कौन सा था, फाइनेंशियल मेजर्स। हमने क्या बोला बेटा उसके लिए, नैतिक। तो हमने बोला 3 महीने पहले जमा करो, और दूसरा क्या बोला, न्यूज प्रिंट के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे। चाली नेक्स्ट क्या था, मेजर्स अगेंस्ट कंपटीशन, है ना। तो हम सामने सामने तो मना नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या नाटक कर रहे थे, इंपोर्ट करने के लिए किसी मोनोपोली पावर दे दी किसी को। जैसे वीट के लिए किसको दिया,
स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन शायद, स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड, और पाम ऑयल के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्या बोला बेटा, जब मैं बिड्स इनवाइट करूंगी तो फॉरेनर्स का भी आएगा, लोकल प्लेयर्स का भी आएगा। हम किसको चुनेंगे, लोकल प्लेयर्स को, क्योंकि हम एग्जाम्पल सेट करेंगे। अगला वाला क्या था बेटा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। उसमें क्या बोला हमने, कम से कम 25% लोकल लो। अगला क्या बोला, पिछले साल के एक्सपोर्ट का मैक्सिमम 75% इंपोर्ट अलाउ करेंगे। हम आपको ये नहीं अलाउ करेंगे जितनी फॉरेन करेंसी लाए पूरे ही जाने दे, कुछ तो हमारा भी हक बनता है बेटा। अगला बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन। अब देखो देव सो के उठ गए लंबी गहरी नींद से, कल देव उठनी 11 थी ना, हमारे देव लंबा सोते। क्लास में किसी को देवता नहीं बोल रही थी। तो बच्चे अब हमारे यहाँ पे शादियां स्टार्ट हो गई। अब शादियां मतलब दिखावा नहीं, स्टेटस सिंबल हो गया। तो आजकल एक मैंने देखा कंसेप्ट, एक फॉरेन के फ्रूट का स्टॉल लगता है, एक एक्सक्लूसिव स्टॉल लगेगा जिसमें केवल फॉरेन के फ्रूट्स रहेंगे, है ना। तो बेटा ज्यादा दिखावेबाजी में क्या होगा, हम फॉरेन के फ्रूट ही खरीदते चले जाएंगे, तो हमारे देश के फ्रूट कौन खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, सबको फॉरेन फ्रूट खरीदने को अलाउ नहीं करेंगे। अरे खरीद लो, खरीदना अलाउड है, डिस्ट्रीब्यूशन वही करेगा जिसके पास में रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उन्होंने एक कंसेप्ट लगा दिया, क्या बोले, खरीद लो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, केवल वही करेगा जिसके पास में रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के बारे में बात नहीं कर रहे, करोड़ों रुपए का कोई रेफ्रिजरेशन का उसका फैसिलिटी होगा तब अलाउ करेंगे। तो देखो अगर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा तो खरीदेगा क्यों, अपने आप इंपोर्ट घटा दिया ना। अगला होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज। अब बेटा पोस्ट सेल सर्विसेज क्या होता है पता है, बोलते हैं कि ठीक है आप बेच सकते हो, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज होता है ना, खराब हो जाता है तो आप कहीं मोबाइल खरीदने जाते तो पूछते हैं ना सर्विस सेंटर है क्या, कार खरीदने जाते तो जरूरी पूछते हैं ना सर्विस सेंटर है क्या, क्योंकि पता नहीं कब खराब हो जाएगा प्रोडक्ट। तो बोले सामने वालों बेच तो सकते हो, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज केवल इंडियन लोग देंगे, आप नहीं दोगे। तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को काम मिल रहा है ना, सर्विस सेंटर्स वही खोल पाएंगे, वो तो नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज। ओनली द इंडियन इंडस्ट्री वुड बी एबल टू गिव द आफ्टर सेल सर्विस। एक एक करके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, प्रशासन। ऐसा दौड़ाएंगे बेटा तुमको, ऐसा दौड़ाएंगे, इतना परेशान करेंगे, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग। जो हमारे देश में जिसकी महारत है, रेड टेपिज्म, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, है ना। आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा ऐसे होते हैं भारतीय। आपसे इतने शिपिंग डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आपके सारे हौसले हम पस्त कर दें, और कभी कभी तो हम अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन भी आपसे करेंगे। ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। देखो एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है, इतने प्रोसीजर्स, इतनी फॉर्मेलिटी, बार बार लाइसेंस मांगेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले करेंगे, कल आयो परसों आयो, महीने बाद आयो। रेड टेपिज्म जानते हो ना, पूरे डिपार्टमेंट को आपको खिलाना पड़ेगा, कम पोस्ट में कम, ज्यादा पोस्ट में ज्यादा। करप्शन में तो कोई हमारा हाथ ही नहीं पकड़ सकता। कस्टम क्लियरेंस में आपको नाच नचाएंगे, इतने ऑब्स्टिकल, मतलब इतने रोड़े लगाएंगे कि आप परेशान हो जाओ। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। अगला वाला है रूल्स ऑफ ओरिजिन। क्या बेटा, रूल्स ऑफ ओरिजिन। ओके, थैंक यू बेटा। देखो एप्पल का मोबाइल भारत में असेंबल हो रहा है, एम आई राइट। क्या एप्पल के सारे कंपोनेंट्स एप्पल स्वयं बनाता है? नहीं ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लग रहे हैं। कोई साउथ कोरिया से आ रहा होगा, कोई यूरोप के किसी कंट्री से आ रहा होगा, यहाँ पे तो असेंबलिंग हो रही है। तो हमने एक रूल बना दिया, रूल्स ऑफ ओरिजिन। अगर इस मोबाइल में 15 देशों से सामान आ रहा है, सुनना बेटा, डोंट मिस इट, अगर इस मोबाइल में 15 देशों से सामान लग रहा है ना,
पूरे 15 देशों में कहां से सामान आया उसका सर्टिफिकेशन लाके दो। क्या बेटा? जहां जहां से आपका कंपोनेंट लेके आए हो ना, सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। हमको सब जगह के सर्टिफिकेशंस चाहिए। मतलब उसका काम हम स्लो डाउन करने का प्रयास करें, क्योंकि सारे देशों के साथ में हमारे अलग अलग संबंध है ना। तो हम सब जगह के सर्टिफिकेशंस मंगाएंगे, हम वेरीफाई करेंगे। कुछ भी गलत बोला तो हम आपको काम करने नहीं देंगे। तो ये क्या, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कौन सा कंपोनेंट कहां से ओरिजिनेट हुआ है हमें जानकारी चाहिए। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। सेफगार्ड मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट। पिछला जो मैंने पढ़ा ना, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, एड वैलोरम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फेवर्ड नेशन इंपॉर्टेंट है, एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये पांचों आ भी गई है। क्या क्या बेटा? काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, स्पेसिफिक, एड वैलोरम, मोस्ट फेवर्ड नेशन और हाँ बाउंड टैरिफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टैरिफ। अब बेटा देखो, सेफ गार्ड और एम्बार्गो बहुत पूछा जाता है। आखिरी के दो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पीछे में क्या है? सेफ गार्ड मेजर्स, एम्बार्गो। बेटा सेफगार्ड मेजर्स का मतलब होता है टेम्पररी बैन लगाना। सेफगार्ड मेजर्स क्या होता है? इम्पोज अ टेम्पररी बैन। एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। खुद ही सोचना बेटा, हमारे देश में पूरी फसल खत्म हो गई, चावल बना रहे थे, चावल की फसल खत्म हो गई, तो बेटा जो भी बची कुची फसल है अपने देश को खिलाएंगे कि एक्सपोर्ट करवाएंगे? तो हमने लगा दिया टेम्पररी बैन। तो टेम्पररी बैन हमारे देश के ट्रेड को सेफगार्ड करने के लिए है ना, इसको बोलते हैं सेफगार्ड मेजर्स। तो ये क्या है? दीज आर इनिशिएटेड बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, इसमें इंपोर्ट्स बोला है। टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टेम्पररीली इफ इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज इंजर्ड और थ्रेटन। या फिर बोलो हमारे देश में बहुत फसल हो गई, हमारे देश में बम्पर फसल हो गई, तो इंपोर्ट क्यों करने का? तो आप इंपोर्ट ही लिख के आना, जैसा इसमें लिखा हुआ है। सेफगार्ड क्या होता है? टेम्पररी बैन ऑन इंपोर्ट। ठीक है। और जब आप परमानेंट बैन लगाते हो तो उसको बोलते हैं एम्बार्गो। क्या? एक अनिश्चित काल के लिए बैन लगा देते ना, उसको बोलते हैं एम्बार्गो। देखो बेटा, दिस इज अ टोटल बैन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब हमने टोटल बैन लगा दिया, ऐसा हो सकता ना जैसे मैगी के ऊपर अपन ने टोटल बैन लगा दिया था, उसके अंदर आयोडीन का कंटेंट नहीं, लेड का कंटेंट बहुत ज्यादा मिला था, तो हमने उसको बैन लगा दिया था, फिर वो नया बना के लाया था, फिर उसका लेड कंटेंट चेक किया था। ये क्या? एम्बार्गो। टोटल बैन और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज एम्बार्गो, टेम्पररी बैन ऑन इंपोर्ट इज सेफगार्ड। समझ आया बेटा? इसका भी एक एक्रोनिम बनाया था, लेट मी सी इफ आई फाइंड इट। मैंने कहा लिखा होगा, ये रहा। लिखो बेटा, फर्स्ट ग्रैंड एंट्री इन एमपी। यश अभी मार्केट चैप्टर नहीं हुआ है, बीच में थ्योरी का चैप्टर उठाया है, फिर घूम फिर के प्रैक्टिकल में वापस आ जाएंगे। क्या नाम लिखा बेटा? फर्स्ट ग्रैंड एंट्री इन एमपी। अब मैंने एक्रोनिम तो बना दिया, पूरा नाम आपको स्वयं बोलना है। चलो लेट मी सी, यू कैन टेक द स्टार्ट। एफ से क्या हो सकता? फाइनेंशियल मेजर, पूरा रिपीट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मेजर में क्या बोला था? जितने रुपए की फॉरेन करेंसी खर्च कर रहे हो उसका एक फिक्स परसेंटेज, आगे बोलो, 3 मंथ्स पहले जमा करना पड़ेगा। और एक और प्रोडक्ट था न्यूज प्रिंट के इंपोर्ट पे बैन। आई क्या है? इंपोर्ट कोटा। उसमें कौन सा कोटा बोला? एब्सोल्यूट। एग्जाम्पल क्या था? एक साल में 1000 टन ऑफ फिश से ज्यादा नहीं अलाउ करी। आर क्या था? क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज। बोले बेच सकते हो क्या? बेच तो सकते हो, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज। पोस्ट सेल सर्विसेज मतलब बिकने की बाद की सर्विस। ये कौन देगा? केवल देशी लोग थे।
ओके, एस क्या हो सकता है? सेफ गार्ड मेजर्स, इसमें क्या करते हैं? टेम्पररी बैन ऑन इंपोर्ट्स लगाते हैं। टी आया, टी क्या होगा? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, कि अगर आप हमारे देश में बना रहे हो तो लोकल प्रोड्यूसर्स को कम से कम 25%, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो स्पेयर पार्ट्स, पिछले साल के एक्सपोर्ट का मैक्सिमम 75%। ओके, जी क्या है बेटा? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, हम किसको प्राथमिकता देंगे? लोकल प्रोड्यूसर्स को। व्हाट कुड बी द अदर आर? रूल्स ऑफ ओरिजिन, वेरी गुड। आपके कहां कहां से कंपोनेंट्स आए हैं, सबके सर्टिफिकेशंस दिखाइए। फिर ए क्या है? वो रो देगा बेचारा इसमें, कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। फिर क्या है? एन, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन, उसमें 3 बातें बोली थी। पहला था टेक्सटाइल, इराक वाला क्या था? 60 एग्जाम कोड्स का सामान, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। डी क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमने क्या बोला था? फॉरेन के फ्रूट वही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा जिसके पास में रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी हो। ई क्या था? एम्बार्गो, दैट इज द टोटल बैन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ। एम क्या है? मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, इसमें हमने क्या नाटक किया? इंपोर्ट बंद नहीं किया लेकिन मोनोपोली पावर दे दी। जैसे वीट और पाम ऑयल, वीट के लिए क्या था? स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड, और ये था वीट के लिए, और पाम ऑयल के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। और पी से क्या था? प्राइस कंट्रोल मेजर्स, सल्फर की मिनिमम प्राइस। बहुत अच्छा बोला, एक बार पूरा और बोलेंगे। तो एफ क्या है? फिर से बोलो, पूरी क्लास को बोलना। फाइनेंशियल मेजर। आई क्या है? इंपोर्ट कोटा। आर मीन्स restriction on post sale services. S stands for safeguard measures. T stands for trade related investment measures. G stands for government procurement policy. R is rules of origin. A मतलब administrative procedures. N का मतलब non automatic licensing and prohibitions. D is क्या था? distribution controls था, डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शंस। एम क्या था? मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, मोनोपोली अधिकार। और पी मतलब था प्राइस कंट्रोल मेजर। बेटा इसको पहले लिखना अपनी कॉपी में, फिर पूरा उतारना, फिर बिना देखे लिख लेना या मन में सोच लेना इसमें मैंने क्या पढ़ा। आज ही कर लेना, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। ये तो हम इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स भी होते हैं बेटा। तो अगर हम एक्सपोर्ट कम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हम एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगा देंगे। क्या करेंगे? अगर हमारे देश में प्रॉपर नहीं उगा है तो हम एक्सपोर्ट क्यों करने देंगे? तो हम उसके ऊपर टैक्सेस लगा दें। दूसरा तरीका है, अगर हम एक्सपोर्ट को बैन कर दो, ऐसा भी कर सकते। हमारे देश में ना कुछ एक अच्छी क्वालिटी का चावल होता है, उसके ऊपर अभी अपने बैन करके रखा था। तो अभी एक शायद G20 नेशंस की मीट हुई थी या कोई मीट हुई थी, तो जापान और यूएस हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलने आए थे, बोले बैन हटा दो, हमें चाहिए वो चावल, आपको टैक्स लगाना लगा दो, है ना, हम एक्सपोर्टर को उसके लिए कंपनसेट कर देंगे, लेकिन प्लीज ये बैन हटा दो। तो जब हम हमारे देश में उपज कम होती है तो हम अपने देश के लोगों को प्राथमिकता देते, तो हम बैन कर देते। तो पहला तरीका हमने बैन ही कर दिया। दूसरा, डिमोटिवेट करने के लिए टैक्स लगाते, तुम एक्सपोर्ट करोगे तो तुमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। लेकिन जब हम फॉरेन करेंसी की चाहत रखते हैं तो हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम सब्सिडी देते हैं। क्या देते हैं? सब्सिडीज देते हैं कि तुम एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको पर पीस इतने रुपए देंगे, या फिर जितना भी आपने वहां पे ड्यूटीज पी है वो हम तुमको लौटा देंगे। तो ये सब क्या बेटा? एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बेटा, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। क्या है बच्चा ये? वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, हम खुद की मर्जी से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। देखो दो बातें हो सकती है, या तो सामने वाला देश हमसे रिक्वेस्ट करे या कि प्लीज एक्सपोर्ट मत करो,
मेरा मार्केट स्पॉइल हो जाएगा। हमने गुड फेथ में बोला ओके चलो तुम भी क्या याद रखो। दूसरा, हम उसे डर रहे, हमको लगा कि इस 2 प्रोडक्ट्स में तो हम बहुत स्ट्रांग है, हम एक्सपोर्ट करके उसका मार्केट पूरा एकदम बर्बाद करेंगे, लेकिन वो 5 प्रोडक्ट में स्ट्रांग है। हमने तो जरा सी झलक दिखाई, वो तो हमारा गला ही दबा देगा, तो हम डर के मारे खुद ही के ऊपर बैन लगा देते। वापस से बोल रहे, 2 बातें हो सकती है, गुड फेथ में कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशन से, या फिर हम उससे घबरा गए कि वो हमें ज्यादा डेंट पहुंचा सकता है। तो जब हम खुद से एक्सपोर्ट को कम कर देते हैं या हटा देते हैं तो क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। देखो यहां पे लिखा है दिस इज मोस्टली टू अपीज द इंपोर्टिंग कंट्री, उसको खुश करने के लिए हम ऐसा कर रहे होते हैं। टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ पॉसिबल रिटालिएटरी ट्रेड रिस्ट्रेन, क्योंकि हम उसके साथ में बुरा करेंगे वो हमारे साथ में ज्यादा बुरा करने की ताकत रखता है। तो खुद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर देश में, उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, फटाफट देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है। ये तो हमने अभी तक किए ही नहीं ना, इसके पता नहीं क्वेश्चंस मैंने कहाँ करवा दिया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब में आते हैं। बेटा 84th करो। What does the principle of absolute advantage refer to? किसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज? एडम स्मिथ। कौन सा करेक्ट है? कौन सा बेटा? ए। एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एज द कॉम्पिटिटर। दोनों में बोला था ना, 1 घंटे में 1 लेबर, तो आपका लेबर 10 kg गेहूं बनाता है और इनका लेबर 3 kg, तो जो 10 kg बना रहा है वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। बेटा नाफ्टा एग्रीमेंट में कौन कौन से देश है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको। 87th, which of the following is covered under technical barriers to trade? फूड प्रोडक्ट्स होता है कि नॉन फूड प्रोडक्ट्स होता है? इसमें दोनों होता है, उसको मैं हाईलाइट करवा देती हूँ। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स, बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड। ये वाला पेपर भी देख लो, फिर मैं वो हाईलाइट करवा देती हूँ। Mercantilism advocates. Very good. एट्टी करो। A total ban imposed by the government on imports or export. Embargo. क्या बोलते हैं? टोटल बैन इज एम्बार्गो, टेम्पररी बैन इज सेफगार्ड। बेटा 81, which of the following is levied as a fixed constant percentage on the money value? Ad valorem. 82 बताओ। Which of the following is not a negative outcome of tariff? कौन सा इसमें से टैरिफ का बुरा असर नहीं है? रेवेन्यू बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, तो इसने डिक्रीज रेवेन्यू बोला है, डिक्रीज थोड़ी ना होता है। इनफैक्ट ये तो फायदेमंद होता है, इंक्रीज होता है। दैट इज ऑल विच केम डाउन। ओके बच्चों, वो वाले चैप्टर में आई टेक यू अगेन। वो कौन सा वाला क्वेश्चन था? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। बेटा ये वाली लाइन देखो, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड कवर्स बोथ फूड
and non-food traded products and refers to as mandatory standards and technical regulations. इसमें खाने पीने का और गैर खाने पीने का सामान both of them are included. तो यहाँ पे समाप्त करेंगे बेटा. उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ याद करवा पे. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन अच्छा बीते. थैंक यू सो मच. टेक केयर.